नमस्कार दोस्तों, इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट स्टोरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर कृष्ण चवली जी। डॉक्टर साहब जो हैं वो रायपुर एम्स में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर कृष्ण चवली जी का। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर सच में ये जो नाम है इतना डिफिकल्ट क्यों है सर बोलने में? इसमें दो पार्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक है फॉरेंसिक मेडिसिन, शरीर का ज्ञान, जो कानून जो जस्टिस, जो जज लोग हैं, वकील हैं, कोर्ट हैं, इनको समझने के लिए कानून, वो ह्यूमन बॉडी के साथ क्या होता है वो समझने के लिए फॉरेंसिक मेडिसिन। दूसरा है टॉक्सिकोलॉजी, मतलब पॉइजनिंग, जहर है, ड्रग्स हैं, उनका असर शरीर पे कैसे होता है, क्या होता है, बिकॉज ये दोनों इंटरलिंक्ड है बहुत क्लोजली। शराब पिया है आदमी ने, क्राइम किया है। कोई किसी को ड्रग दे करके उसके ऊपर किसी ने रेप कर लिया, तो पॉइजनिंग इज ऑल्सो लिंक्ड विथ क्राइम, कानून के साथ जुड़ा है। इसीलिए दोनों को साथ में जोड़ करके फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। सर ये जो पूरा डिपार्टमेंट है आपका, क्योंकि आप एज एचओडी हैं, आप नए स्टूडेंट्स को एजुकेट भी करते हैं, प्लस आप फील्ड वर्क भी करते हैं, आप कई बार असिस्टेंस भी देते हैं ऑफिसर्स को उनके केसेस में। तो सर ये आपके लिए थोड़ा हेक्टिक नहीं हो जाता होगा? हाँ, हेक्टिक जरूर होता है। एक हमारे जो गवर्निंग एजेंसी है उसे आप कहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी। एनएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से फॉरेंसिक मेडिसिन में फैकल्टी मेंबर्स का नंबर बहुत कम कर दिया है। मतलब अब फैकल्टीज ज्यादा नहीं है। एक तो ये, दूसरी बात है कि ऑलरेडी फॉरेंसिक से लोगों को थोड़ी सी इंटरेस्ट कम रहता है इसके अंदर, फॉरेंसिक में, क्योंकि उसमें आप डॉक्टर कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि घर वालों को चाहिए कि डॉक्टर का बैज लग जाए। आप डॉक्टर हैं या नहीं? मैं एमबीबीएस हूँ, डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे पब्लिक मुर्दों का डॉक्टर के नाम से जानती है और वो लोगों को पसंद नहीं। वो लोगों को नहीं, सब घर वालों को पसंद नहीं, घर वालों को भी पसंद नहीं है, तो कम लोग आते हैं। तो दोनों साइड, बोथ लोग भी कम है, नंबर ऑफ पोस्ट भी कम है, तो यस इट डज गेट टफ। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम क्या क्या करते हैं। पोस्टमार्टम तो एक बहुत अहम चीज जो सब जानते हैं, जो सब नहीं जानते वो बताऊंगा मैं। एक क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन, मारपीट हो गया, चोट आई है, उस चोट को परीक्षण करके बताना है कि ये चोट किससे हुई है, कब हुई है, सही में हुई है, नहीं हुई है, क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन। रेप होता है, सही में रेप हुआ है, नहीं हुआ है, उसमें भी एग्जामिन करके फोर्स यूज किया है, सहमति से हुई है, बिना सहमति से हुई है। तो आज की डेट में हम लोग ये भी जान सकते हैं कि सहमति से हुई या नहीं हुई है। कुछ हद तक जान सकते हैं। तो ये है। वैसे ही हमारे पास आता है, आदमी कहता है कि मैं तो इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे से सेक्स होता ही नहीं है, तो हम एग्जामिन करके बताते हैं सही में इसकी बात में सच है, क्या सच में ये इम्पोर्टेंट है, या नहीं झूठ बोल रहा है, ये एग्जामिन करके हम बता सकते हैं। ये सब क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन में आता है। सर एक बात जानना और चाहूंगा, एक मैं चीज बता देता हूँ, आगे होता है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब जैसे मैंने बताया, पॉइजनिंग, जहर, विश्व विज्ञान ऑल्सो फॉरेंसिक का पार्ट है। तो हम इतने काम हम करते हैं, और ये जो सब काम हम करते हैं और जो हम रिपोर्ट देते हैं, कोर्ट तो उसको एज सच एक्सेप्ट नहीं करती जब तक हम कोर्ट जा करके बयान दे करके क्रॉस एग्जामिन करा करके कोर्ट एक्सेप्ट करेगी। हो सकता है मैंने गलत लिखा हो सकता है मैंने झूठ लिखा हो सकता है मैंने पैसे लेकर के उसको रिपोर्ट बदल दिया हो, तो द ऑपोजिट साइड को भी मौका दिया जाता है कि आप इनको एग्जामिन करें, इस रिपोर्ट का जो सच है, क्या ये आप एक्सेप्ट करते हैं
ये कंफर्म करने के बाद ही कोर्ट एक्सेप्ट करता है, तो वी ऑल्सो हैव टू गो टू कोर्ट्स। सर मतलब एक बात मेरे को समझ में नहीं आया। चलिए ये तो एक पार्ट समझ में आया कि हाँ देयर इज अ चांस की ब्राइबरी हुई है या डरा धमका के किया गया है। लेकिन सर इतना स्ट्रिंजेंट रूल, इतना टाइटली इसको मतलब मॉनिटर करना कि आपने साइन किया है, आप ऑलरेडी आप इस फील्ड में इतने इतने वक्त से, आप इस फील्ड के एक अच्छे खासे स्पेशलिस्ट हैं, आपका नाम तो काफ़ी लोग जानते हैं इस फील्ड में। हम जब रिसर्च भी कर रहे थे तब भी आपका नाम कई जगहों पर कई केसेस में काफ़ी जगह मिला। तो सर जब एक ऐसा नाम जुड़ा हुआ है तब कोर्ट में आपको जाना, क्योंकि ऑब्वियसली आपका काम तो बहुत है, ऐसा तो है नहीं कि काम की कमी है, लॉ तो हर दिन इस देश में ब्रेक होता है, हर सेकंड ब्रेक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जानने की मतलब वो आवश्यकता क्यों है कि आप क्यों जाना आपके लिए जरूरी है और आपकी बात को क्रॉस एग्जामिन करना मतलब क्योंकि लॉ, क्रिमिनल लॉ ऐसा है, क्रिमिनल लॉ में जब भी आप किसी को पनिशमेंट, इंडियन क्रिमिनल लॉ क्या क्या मानती है कि आप 100 ऐसे लोगों को आप फ्री छोड़ दें जिन्होंने गुनाह किया है, गुनहगार चले जाए लेकिन एक बेगुनाहगार फंसना नहीं चाहिए, उसको पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। ये तो है सर। तो उसमें ये कैसे, अगर हो सकता है कि 100 गुनहगार छूट जाए, आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर एक बेगुनाह अगर उसके ऊपर एक्शन होता है, उसकी पनिशमेंट हो जाती है, तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये भी है। इसीलिए सो द अदर पार्टी, दो पार्टी में से दोनों पार्टी को इक्वल मौका दिया जाता है। अब मैं एक एग्जामिनेशन करके उसका रिपोर्ट बना रहा हूं, मैं एक साइड की कहानी बता रहा हूं, मतलब जो प्रोसिक्यूशन के लिए काम कर रहा हूं मैं। अब डिफेंस को भी मौका मिलना चाहिए कि क्या ये रिपोर्ट ऑथेंटिक है, क्या इसमें कोई गलत काम हो, छेड़छाड़ हुआ है, या इसमें गलत इंफॉर्मेशन दिया है, तो दे शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। तो उनको एक मौका दिया जाता है, तो वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं। सर ये तो मेरे को समझ में आ गया कि आपका दिन भर का काम काफी हेक्टिक होता है, लेकिन आपका डे टू डे वर्क साइकिल कैसा होता है? मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, सुबह सुबह उठे, ये किए वो किए, फिर रात तक ये हुआ, तो आपका डे टू डे वर्क ऑफिस पहुंचने के बाद कैसे रहता है? ऑफिस पहुंचने के बाद चालू हो जाता है? हम लोग 24 घंटे ड्यूटी पर हैं, टू बी टू से दैट वे। एक तरीके से हम 24 घंटे ड्यूटी पे हैं, क्योंकि मेरा फोन, अभी आपने देखा होगा कई बार बचा था, मैंने उसको स्विच ऑफ नहीं किया, मैंने उसको साइलेंट मोड में रखा। मेरा फोन कभी स्विच ऑफ करता ही नहीं। फोन बदलूंगा, सिम शिफ्ट जाएगा, बट स्विच ऑफ नहीं होगा। फोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। नहीं करता हूं मैं, क्योंकि कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है और मुझे कॉल अटेंड करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये चीज है कि हम 24 घंटे ड्यूटी पर हैं, बट टेक्निकली हम लोग ऐसे देखा जाए तो हम लोग, हमारा ऑफिस का टाइम 9 to 5 इज देयर। और नॉर्मल डेज, रूटीन डेज में 9 बजे, 9:15 बजे आप ऑफिस पहुंचते हैं। पहले हमने एक यहाँ पर एक नया कोर्स शुरू किया है, उसके पहले आप बता दो, ताकि मतलब एक आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा। इंडिया में कहीं पर भी नहीं है, जो रायपुर एम्स में है, वो है डीएम कोर्स इन टॉक्सिकोलॉजी, मतलब एमडी के बाद का कोर्स, सुपर स्पेशलिटी। एमडी के ऊपर भी कुछ होता है? एमडी के ऊपर डीएम होता है, एमसीएच होता है, अगर सर्जिकल ब्रांच है तो एमसीएच कहते हैं, और अगर मेडिकल ब्रांच है तो उसे डीएम कहते हैं। ऐसी सर हम लोग को नॉलेज नहीं। तो जैसे आपको बता दूं, नहीं आपको पता होगा, लेकिन आपको सिर्फ ये टर्म नहीं पता होगा। जैसे आपको नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी की बीमारी है, आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हु इज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, वो जो डीएम नेफ्रोलॉजी किया है, किडनी एमडी मेडिसिन है, उसके बाद सिर्फ किडनी के बीमारियों के बारे में उन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है, और वो किडनी के ऊपर में वो पूरे वो है, एक्सपर्ट है वो डीएम नेफ्रोलॉजी। वैसे एंडोक्राइनोलॉजी, वैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, तो अलग अलग ब्रांच में डीएम सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। एक सिर्फ रायपुर में हम कोर्स, ये जो कोर्स हैं, ये सारे कोर्सेज हैं, ये सारे खाली रायपुर में अवेलेबल है? नहीं, ये सारे कोर्सेज तो सब जगह अवेलेबल है, मैं जो कोर्स की बात कर रहा हूँ वो है टॉक्सिकोलॉजी की, मतलब पॉइजन्ड पेशेंट की, उनका मैनेजमेंट। किसी ने जहर खा लिया, उसमें थोड़ी सी एक कंफ्यूजन, या फिर आप ये कह सकते हैं उसमें थोड़ा सा विसंगतता है। क्या विसंगतता है?
एनएमसी जो मैंने आगे बताया था, नेशनल मेडिकल कमीशन, हाँ। उन्होंने सिलेबस में, जो पढ़ाने का सिलेबस में हाँ। टॉक्सिकोलॉजी को फॉरेंसिक के साथ लगाया है। ओके। तो फॉरेंसिक मेडिसिन वाले जो हैं, जैसे मैं हूँ, हम बच्चों को, एमबीबीएस के बच्चों को पढ़ाते हैं टॉक्सिकोलॉजी भी। लेकिन आम हॉस्पिटल्स में पॉइजन पेशेंट का मैनेजमेंट कौन करता है, उनको ट्रीटमेंट कौन करता है? फिजिशियन, जो एमडी मेडिसिन है। हाँ। वो पढ़ाते नहीं है लेकिन वो इलाज कर रहे हैं, हम पढ़ाते हैं लेकिन हम इलाज नहीं कर रहे। तो वो एक कंफ्यूज, उसमें एक डिफरेंस आ जाएगा। वो कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को, जो हम, वो कुछ करते हैं जो बच्चे देखते हैं। हाँ। लेकिन हम कुछ और पढ़ाते हैं। हाँ। तो इसीलिए इसको हमने एलिमिनेट करने के लिए हमने प्लान करके हमने यहाँ पर एक डीएम कोर्स शुरू किया है टॉक्सिकोलॉजी में। अब तो पॉइजन पेशेंट आते हैं रायपुर में, तो वो हमारे पास आते हैं, फिर हम उनका इलाज करते हैं। सर आप ट्रीटमेंट में भी आ गए हैं। हाँ, तो पहले जो सुबह में जाता हूँ, फिर एक राउंड, क्योंकि रात भर में कोई पेशेंट आया होगा। हाँ। क्योंकि हमारे और डॉक्टर भी हैं, वो मैनेज कर लेते हैं, अनलेस मेरी जरूरत हो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। तो सुबह एक बार जा करके, कल के पेशेंट एडमिट होंगे, आज के नए पेशेंट आए होंगे, तो उनका एक राउंड ले करके, उनका किसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, किसका इलाज क्या करना है, वो हम डिसाइड करते हैं। वो राउंड हो जाता है। उसके बाद मेडिको लीगल केसेस का राउंड, जो रात में जो मारपीट का केस आ गया, कोई रेप का केस आ गया। सर आपने टर्म क्या बोला, वो जो मेडिको समथिंग? मेडिको लीगल, मेडिकल लीगल, दो चीजें, मेडिकल लीगल शरीर के साथ जो हो रहा है, जो मेडिकल, हाँ, और लीगल जो कानूनी तौर पे जरूरी है, तो मेडिको लीगल केस बोलते हैं उसको। ओके। तो मेडिको लीगल केस अगर आ गया, तो उन सब का एक रिव्यू कर लेते हैं, क्या केस था, क्या किया गया, आगे क्या करना है इसके अंदर, ये प्लानिंग हो जाती है। दिन भर का प्लानिंग उसमें हो जाता है। ये राउंड लेते लेते हो जाता है करीब 11 बज जाते हैं। 11 आप सिर्फ राउंड ही लेते हैं? राउंड ही होता है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट फिर भी कम है। बाकी आम अदर डिपार्टमेंट, मेडिसिन की बात करें या फिर हम सर्जरी की बात करें, या पीडियाट्रिक्स की बात करें, उनमें ज्यादा पेशेंट होते हैं। बट सर आपका जो डिपार्टमेंट है, ये देखा जाए तो एक हाईली स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। तो आप लोगों का जो वे ऑफ थिंकिंग है टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, कि इस पेशेंट का करंट कंडीशन ये है, ये भी हाईली स्पेशलाइज्ड होना होगा। आपको काफी सारे वेरिएबल्स को काउंट करना होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा आसान नहीं है। मतलब इन टर्म्स अगर मैं देखता हूँ कि एक मेडिसिन वाली जो वार्ड है और आपकी वार्ड में जो है, तो आपकी वार्ड में जो पेशेंट है उसको ट्रीट करना शायद ज्यादा मुश्किल होगा। नहीं, मुश्किल ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो एक स्पेशलाइजेशन है, जिसमें हम क्या है कि हम पढ़ा रहे हैं, तो हम क्यों ना हम उसको हम यूज भी करें। क्या होता है, जहर यानी जनरल पब्लिक के लिए, भले ही वो एमडी मेडिसिन का आदमी क्यों ना हो, जहर यानी उनको सिर्फ ध्यान में आता है पेस्टिसाइड, जो खेतों में दवाई डालते हैं, या फिर वो उसी के ध्यान आता है। हाँ। उसका ट्रीटमेंट कुछ और करना है, उसमें एट्रोपिन देना है। हाँ। हम जहर के लक्षण देख करके, कौन सा जहर है, क्या ये इसके लक्षण हैं, क्या इसको मतलब क्या इलाज लगेगा, वो हम स्पेशलाइजेशन हम जानते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम उसको यूज भी कर रहे हैं अभी हम। तो सर ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? ये डीएम कोर्स है 3 साल का, एमडी के बाद। 3 साल का आफ्टर बिकमिंग एन एमडी? आफ्टर एमडी। और ये कोर्स सिर्फ अभी रायपुर, ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ रायपुर छत्तीसगढ़ में ही अवेलेबल है? सिर्फ एम्स रायपुर में। कैसे सर आपके दिमाग में आइडिया है? वैसे तो मैं ये बात जानता हूँ कि टॉक्सिकोलॉजी में आपकी जो रुचि है वो काफी ज्यादा है, काफी एक्सपर्ट भी है इस फील्ड में, लेकिन एक पूरा डिपार्टमेंट इस चीज के ऊपर में सेट करना कितना आसान था सर? आसान तो मैं नहीं कहूँगा एक्चुअली, जैसे आपने सही मतलब पहचाना, इंटरेस्ट है मेरा टॉक्सिकोलॉजी में। मैं आपकी रिसर्च पढ़ रहा था, हम लोग जब जीवेश और फैजान आपसे मिल के आए, मेरे को बताया कि सर एचओडी से आने वाले, तुम लोग मजाक कर रहे हो मेरे साथ। मेरे को, क्योंकि हम लोग किसी को भी, इन ऑल ऑनेस्टी, हम में से किसी को भी कोई उम्मीद नहीं था। हम लोग यही सोच के गए थे, ये लोग यही सोच के गए थे, यही बोल रहे थे सर कोई चांस नहीं, क्योंकि हम लोग जीरो से, हम लोग कुछ है नहीं।
लेकिन आप तुरंत हाँ बोल दिए, तो हम लोग हैरान हो गए और हम लोग सबके सब पूरा मतलब इतर बितर होकर फैल गए कि आप सर के ऊपर रिसर्च करो और आप डिटेल्स निकालो। और तब हम लोग को ये चीज़ पता चला कि आपकी रुचि जो है टॉक्सिकोलॉजी की तरफ में काफ़ी अच्छी खासी, आप एक तो आपकी एक्सपर्टीज भी है और आपकी रुचि भी उसमें है। तो सर ये डिपार्टमेंट सेट करना कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर, क्योंकि आप पहली बार आप एक डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट मतलब एक ब्रांच, हमारा ही डिपार्टमेंट के अंदर ही एक ब्रांच है। ये आइडिया तो दिमाग में काफी टाइम से था। काफी टाइम मतलब मैंने जब एमडी किया तब से ही मेरे दिमाग में था कि टॉक्सिकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसको नेग्लेक्ट किया गया है। आप देखते हैं सांप, अभी बारिश का सीजन है, सांप निकलते हैं, सांप ने डस दिया, बच्चा मर जाता है, आदमी मर जाता है। ये बहुत कॉमन चीज है सर, देखा जाए तो। ये इसका ना कोई पुलिस केस ना कोई नंबर्स, ये नंबर्स किसी को नहीं पता कितने लोग मर रहे हैं पॉइजनिंग से, ठीक है। तो ये चीजें, ऐसी चीजें बहुत सारे पॉइजनिंग के भी केसेस हैं। सुइसाइड हो गया, खुद जहर खा लिया, रिजल्ट आया नहीं अच्छा आया, जहर खा लिया। कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो गई, लॉस में चले गए, जहर खा लिया। इन चीजों का कई नंबर नहीं है। जहर तो मेरे को लगता है सर इस देश में लोगों का फेवरेट बन गया है, विच इज नॉट रियली। वेस्टर्न कंट्रीज में जहर खा के मरना बहुत ही रेयर है। सर इसमें साउथ एशियन सर की जहर की अवेलेबिलिटी जो है हमारे देश में कुछ ज्यादा ही आसान है सर। आसान इसलिए है क्योंकि हम 80% हमारा जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है, गांव में रहता है। और हमारा प्राइमरी हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो है खेती। ये तो हम एग्रीकल्चर, एग्रेरियन इकोनॉमी है। हम बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब खेती बाड़ी करके हम उस पे हमारा देश चलता है। तो नेचुरली आपको फ्री करना पड़ेगा। आप इस पे रिस्ट्रिक्शन डालेंगे तो फिर वहां पर भी इफेक्ट होगा। ये तो है, आपके मतलब फसल नहीं आएंगे। आप अगर आज आप उस पोजीशन में हैं कि आप ग्रेन एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हमने किसान को फ्रीडम दिया है, सरकार ने छूट दी है, काफी चीजें मिल रही हैं उनको, तो उनको उनका मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। तो इसमें आप मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। अब हर चीज का यूज भी है तो एब्यूज भी है। ये तो है सर। आप सिंपल पैरासिटामोल ले लीजिए, आप कहते हैं पैरासिटामोल तो मतलब बुखार के लिए जरूरी है, दवाई है, जरूरी है, बिल्कुल। अब किसी ने ज्यादा खा लिया, उससे कुछ हो नहीं, उससे आदमी मर सकता है, मर सकता है पैरासिटामोल से। बिल्कुल। आप क्लोरोक्विन ले लीजिए। हमारे कैमरामैन साहब तो चॉकलेट की तरह खाते हैं। नहीं, किडनी डैमेज होता है उसमें, अगर बहुत लंबा टाइम ले लिया तो उससे किडनी डैमेज जरूर होता है। लेकिन सुन लो, तो ये एक चीज है, बहुत सारी चीजें हैं। हमारा एक डेफिनेशन जो है पॉइजन का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आप उसके यूज, आप दवाई में और जहर में सिर्फ यही अंतर है, डोजेस का, द डोज। हाँ, ये वही कहावत हो गई कि कोई भी चीज है अगर लिमिट में ली जाए तो ठीक, ना ली जाए तो जहर है। तो जहर है, तो शुगर डायबिटिक आदमी के लिए जहर है। हाँ सही बात है। तो सर 11 बजे तक आप राउंड लगाते हैं, उसके बाद फिर हम ये होता है हॉस्पिटल में राउंड, हॉस्पिटल में yes. उसके बाद हमारा मॉर्चरी भी है, जहाँ पर पोस्टमार्टम होते हैं। वहां पर भी कितने केस आए हैं, रात में कितने बॉडी आई है, किसका क्या प्लानिंग करना है, कौन सा केस अभी आने वाला है, तो किसको हम ये काम दें। बीइंग द हेड, मेरा काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी ज्यादा होता है। इनफैक्ट अभी ज्यादा ही हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज्यादा हो गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, ये काम किसको दूं मैं। अब मर्डर केस है, मैं चाहूंगा कि एक फैकल्टी मेंबर ही काम करे उसके अंदर। ये तो है, आप एक्सपीरियंस हाथ ही चाहेंगे उसको। हाँ, क्योंकि उसमें कोर्ट चाहेगी बारीकी से ज्ञान, उसका नॉलेज, तो बारीकी से फैकल्टी मेंबर ही एक्सप्लेन कर पाएगा। एक सिंपल सा केस है तो हम एक जो एमडी कर रहे हैं उनको भी हम दे सकते हैं। तो वो प्लानिंग के लिए हम मॉर्चरी का एक राउंड लगाने का एक चीज़ ये भी है। मैं आपको ये बता दूं, एम्स रायपुर का मॉर्चरी में अगर आप जाके देखेंगे तो मॉर्चरी के नाम से जो आपके दिमाग में पिक्चर बनता होगा, डेड बॉडीज एवरीवेयर ऑन अ टेबल, और मतलब
रेफ्रिजरेटर्स, हाँ वो दीवार वाले रेफ्रिजरेटर्स, Okay, very उसके अंदर good. डेड बॉडीज, और और मेडिकल इक्विपमेंट ऑब्वियसली, और केमिकल्स होंगे कुछ, फॉल स्मेल, हाँ स्मेल तो होगा, ऑल स्मेल तो स्मेल ऑब्वियसली होगा, गंदगी। बस मूवीज, इंडिया में मूवीज जैसे हम देखते हैं, हम तो मूवीज मूवीज आर आइडियलिस्टिक, वो पूरा क्लीन वो होता है। आइडियलिस्टिक है वो, और वो वेस्टर्न है मोस्टली, हाँ इंडियन कम है उसमें। हाँ, तो आप इंडिया में कोई मॉर्चरी में जाएंगे तो आप देखेंगे तो वहां पर उस लेवल का हाइजीन नहीं है। आप मतलब एम्स लेवल रायपुर का के हाइजीन नहीं या हाइजीन नहीं है, हाइजीन कहीं में तो मतलब 90% में बोलूंगा हाइजीन नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको बदबू आएगा, हाँ आपको स्मेल आएगा, हाँ, आपको पूछने की जरूरत नहीं है मॉर्चरी कहाँ है, दूर से पता स्मेल चल से ही जाएगा। आप मतलब चले जाएंगे। सर एक चीज जाननी थी मुझे, हम फाउल स्मेल को एज सम टाइप ऑफ, मतलब कई बार हमारे दिमाग में आता है ना कि कहीं पे बदबू है तो वहां मत जाओ, शायद आपको बीमारी लग जाएगी। तो मॉर्चुरी आप बोल रहे हैं कि काफी फाउल स्मेल रहता है, काफी गंदगी रहती है, तो जो बंदा एक जैसे हम जा रहे हैं, हम अंदर घुस गए मॉर्चुरी में गलती से, और वी आर नॉट वेयरिंग एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, ना कोई मास्क है ना ग्लव्स है कुछ भी, सो कोई चांसेस है कि हम बीमार हो जाए? नहीं, वैसा नहीं, कुछ नहीं होता है। ना। उसमें मैं आपको बताऊं कि डिकम्पोजिशन, हाँ अगर कीटाणु है, हाँ बैक्टीरिया स्पेशली, हाँ, वो किसको इन्फेक्ट करते हैं? जिंदा आदमी को, हम्म, मुर्दे को इन्फेक्ट नहीं करते। ये तो है सर। क्यों? उन्हें जिंदा सेल चाहिए, उनको हाँ, अपने न्यूट्रिशन के लिए। मेरे उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर नहीं, उनके अपने खुराक वो कहाँ से ले रहे हैं? वो आपके शरीर से ले रहे हैं। हाँ तो जिंदा आदमी में ही वो पनप पाएंगे। ओके, वो अगर मुर्दा है तो वो नहीं पनपेंगे उसके अंदर। तो जैसे ही इंसान जैसे मर ही गया, आदमी मर गया हाँ तो ये सारे मर जाते हैं साथ के साथ। ओके, अब बचते हैं वायरसेस। वायरस का प्रॉपर्टी क्या है? जब कंडीशंस उनके फेवरेबल नहीं है तब वो पार्टिकल में बदल जाते हैं, नॉन नॉन लिविंग पार्टिकल टाइप बन जाते हैं। बट सर वायरसेस इतनी जल्दी कोई- खत्म भी नहीं होते। खत्म नहीं होते, वो पार्टिकल टाइप बनते हैं। जब वापस सिचुएशन आपके फेवरेबल हो गया, एक तरह से वो हाइबरनेशन में चले जाते हाइबरनेशन टाइप का आप बोल सकते हैं, तो वो वहां चले जाते हैं। हैं। ओके, तो ये है कि वायरसेस का डर लगता है, लेकिन कब? वायरसेस होते हैं बॉडी फ्लूइड्स में। हाँ तो जब तक आप किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आते हम्म, तब तक आप सेफ, आप सुरक्षित हैं। ओके, रास्ते में आप जा रहे हैं, कुत्ता मरा मिल रहा है, आपको बदबू आ रहा है, गाय मरा मिल रहा है, बदबू हो रहा है, उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता हमें। क्योंकि एक्चुअल में क्या, ये सवाल मैं इसलिए पूछा क्योंकि आज से कुछ साल पहले की बात है, हमारे जान पहचान में एक दादी जी गुजर गए, तो उनको ओवरनाइट रखा गया था। अब ओवरनाइट जब रखने की बात की गई थी, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार और कुछ लोगों को आना था, ओवरनाइट रखने की जब बात की गई तो ये बोला गया कि नहीं नहीं, खुले में नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल। सब बीमार हो जाएंगे, सबको कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब अब वो बीमारियों के भी नाम ले रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा हुआ हूँ, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरे को समझ में नहीं थी कि बीमारी फैले ही कैसे, क्योंकि ये ऐसा है, उनका नॉलेज इतना था। ये उस टाइम का नॉलेज है जब मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ नहीं चुकी थी। हाँ तो क्या था कि आदमी मरा है मतलब कुछ तो बीमारी होगी। हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज क्या है इंडिया में? 65, 70, 65 to 70 के बीच में है। 30 साल पहले क्या था? उससे ज्यादा ही था सर, 55, कम था। 50, 55 लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आदमी बहुत ज्यादा नहीं जीता था। आप अपने दादा, आपके मतलब उनके बच्चे या फिर वो उनके भाई बहन में देखिए, आपको बताएंगे 20 पैदा हुए थे, 6-7 बच गए, बाकी सारे मर गए। ये या तो फिर एक है, ये भी बोलते थे पता नहीं अचानक ही मर गया आदमी, हाँ क्यों मरा पता नहीं। हाँ, तो ये एक डर हो सकता था कि वो ये इस कारण से हो कि वो कहें कि ये बीमारी से मरा होगा। हाँ, और मोस्ट ऑफ द बीमारी क्या थे? आज अगर कोई मर रहा है तो किससे मर रहा है आज? अब तो एक्सीडेंट, अब तो नहीं, 1000 से एक्सीडेंट की बात है, या तो एक्सीडेंट, यस यू आर वेरी राइट। दूसरा दूसरा कार्डियक बीमारी, हाँ, कार्डियक इलनेस। कार्डियक इलनेस। अभी इन्फेक्शन से कितने लोग मर रहे हैं? ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। पहले जो लेवल था, हैजा हो गया, ऐसा मतलब सर, कोलेरा, अच्छा कोलेरा,
सारे लोग मर गए, हाँ, बहुत लोग मर गए। हमारे पास मतलब इंडिया में हिस्ट्री है। चिकन पॉक्स को भी उसमें काउंट कर सकते चिकन पॉक्स में नहीं मरता नहीं हैं? यूजुअली। चिकन पॉक्स नहीं, वो एक स्मॉल कौन सा- पॉक्स, हाँ, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में लोग मर रहे थे। हाँ, तो स्मॉल पॉक्स को इसमें काउंट कर सकते हैं? यस, प्लेग में लोग मर रहे थे। लेकिन तो प्लेग, सर अभी अभी हमने देखा। प्लेग में मर रहे थे, तो लोगों को ये डर डर था। प्लेग फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं मैं, प्लेग से लोग मर रहे थे। अब प्लेग में कैसे है, प्लेग में आदमी मर रहा है मतलब उसके लंग में प्लेग के जो कीटाणु है वो पहुंच गए हैं, वो उसके लिम्फ नोड में पहुंच गए हैं। लिम्फ नोड में उसका एब्सेस बन रहा है, पस बन रहा है, बस भर। और वो फूट रहा है। हाँ, फूट के वो पस बाहर छोड़ रहा है, वो बाहर। हाँ, ऐसा आदमी मर गया तो वो नेचुरली ही इज वेरी इन्फेक्टिव। हाँ, आप क्योंकि आपने जैसा ही बोला कि बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड्स है उसका कांटेक्ट, तो यहाँ पे जब पस फट रहा है तो अब हम ये हिंदू हिंदू धर्म में कहते हैं, इनफैक्ट एनी रिलीजन ये कहते हैं कि आदमी एक बार आत्मा चली गई, आदमी मतलब मर गया, तो कहाँ जाता है? आत्मा जा रही है अपने ईश्वर के पास। आप जिस पे मतलब बिलीव करते हैं वहां चला गया, तो हम उसको रेस्पेक्टफुली हम उसको नमन करते हैं। तो सर आप हम लोग को मॉर्चुरी के बारे में बता रहे थे। तो मॉर्चरी का मैं उस बात पे मतलब था कि जो इमेज जनरल पब्लिक का जो इमेज बनता है मॉर्चरी के नाम से ही, आप एक कपड़ा मुंह पे लगा देते हैं, आप गंदगी एक्सपेक्ट करते हैं, आप शराब एक्सपेक्ट करते हैं। लोगों का मानना है कि बिना शराब पिए पोस्टमार्टम होता नहीं है। हाँ, ये काफी कॉमन वो है। आप ये सोचेंगे कि जो आदमी पोस्टमार्टम करता है, एक और गलत फहमी यह है लोगों की कि पोस्टमार्टम एक अटेंडेंट करता है। वो तो एक मतलब प्रॉपर बंदा करता है। नहीं, वो हम ही करते हैं। अच्छा, आप ही आप करते हैं? अगर सर्जरी कराते हैं तो कौन, वो अटेंडेंट सर्जरी करेगा या फिर डॉक्टर करेगा? डॉक्टर करेगा। तो क्योंकि एनाटॉमी का ज्ञान उसको है या हमें है, आपको है। तो फिर हमें करना चाहिए ना। तो हम यहाँ तो हम ही करते हैं। तो लोगों के दिमाग में ये चीजें मिसकंसेप्शंस हैं, गलत फहमी है। सर ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि शाम के 6 बजे के बाद मॉर्चुरी बंद हो जाती है, कोई भी नहीं, ये मतलब मिसकंसेप्शन नहीं है, ये रूल है। ये रूल है। ये रूल था, अब वो चेंज हो रहा है। रूल इसलिए था क्योंकि सनलाइट हाँ, में आप चीजें अच्छी दिखती हैं, जैसे कलर चेंज, इंजरी हुआ, हाँ, इंजरी का कुछ रंग बदलता है, हाँ। उस रंग से आप इंजरी कितना पुराना है ये आप बता सकते हैं। सर आप एक मॉर्चुरी का एक लेआउट आपको दे सकते हैं, एक जेनरिक मॉर्चुरी जो है। आपने बोला सनलाइट, बट हम लोग जब मॉर्चुरी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एक बंद कमरा सा जिसमें कुछ ट्यूबलाइट्स लगी हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी आप यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे सनलाइट का भी कुछ रिक्वायरमेंट है। सनलाइट का रिक्वायरमेंट है। पहले के मॉर्चुरी जो बनते थे, हाँ, वो उसमें सीलिंग, छत में ग्लास लगता था अच्छा, ताकि पूरा अंदर सनलाइट आए। ओके, तो जैसे सनलाइट हाँ, खत्म, हाँ, तो मॉर्चुरी बंद। मॉर्चुरी पर क्योंकि तो चीजें नहीं दिखाई देती। फिर दिख तो दे मतलब आपको दिख जाएगा सामान, आदमी दिख जाएगा, चीजें दिख जाएंगी, लेकिन उसमें जो ओपिनियन बनेगा, हाँ, आप ये देखिए कि उस ओपिनियन से किसी का लाइफ एंड डेथ, हाँ, ये आदमी तो मर गया है, हाँ, लेकिन मेरे ओपिनियन से दूसरे आदमी जो जिसके ऊपर आरोप लगा है, उसके लाइफ एंड डेथ की बात आ रही है। हाँ, ये तो है सर। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट मैं जो ओपिनियन दे रहा हूँ, उसमें मैं बड़े सोच समझ के ओपिनियन देना पड़ता है। ये नहीं कि वो ओपिनियन में जैसे जैसे कुछ भी दे दूं मैं। तो ऑब्वियसली किसी की जिंदगी का सवाल है यहाँ पे। यस, तो इसीलिए रूल ये था कि सूर्यास्त के बाद हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। ओके, और 5-6 बजे के बाद जैसे सूरज ढलता है और लाइट नहीं आ रही है अंदर, तो हम बंद कर लेते हैं। बंद कर दो। अभी कॉन्सेप्ट्स चेंज हो रहे हैं। अभी नाउ वी हैव ये रूल था जब मतलब बिजली थी नहीं, या फिर बिजली थी तो भी हम बल्ब में काम करते थे। हमने भी बल्ब में पढ़ाई किया है, ट्यूबलाइट हमने भी मतलब बड़ा देर से देखा हमने। तो वी हैव, हम तो मतलब उस जमाने से हैं जब हम 100 वाट के बल्ब में हम लोग पढ़ाई करते थे। पीली वाली बल्ब में। हाँ बिल्कुल, तो उस बल्ब में भी काम होता था पहले। तो ये है कि इसीलिए कानून की व्यवस्था में किसी का नुकसान ना हो, इसलिए रूल था कि आप सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं, ताकि नेचुरल लाइट आ जाए। तो सर अब क्या बदला है? अब बदला यह है कि आपके पास एलईडी है, एलईडी, आपके पास नेचुरल लाइट के समकक्ष आपके पास आर्टिफिशियल लाइट है।
तो अब हम मतलब वो चीज को इंसिस्ट नहीं कर सकते। सर मॉर्चरी में यूवी लाइट्स का कोई रोल होता है? यस, यूवी लाइट का रोल है, बिल्कुल आपका उसका रोल है। यूवी लाइट से आप करेंसी नोट देखते हैं, हाँ उसमें कुछ कुछ हिस्से ब्राइट हो जाती है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वो यूवी लाइट को वो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। हम्म, सिमिलरली बॉडी फ्लूइड्स आती हैं, हम्म, वो यूवी लाइट से अच्छा दिखती है। वो होटल चेक करने के टाइम पे जो करते हैं तो। नहीं नहीं, वो तो जो आप नोट चेक करने का जो लाइट होता है यूवी लाइट, हाँ, वैसा यूवी लाइट। अच्छा। तो उसमें क्या है कि स्किन में भी कोई इंजरी, चोट अगर है, हाँ और अगर वो चोट पुराना है हाँ या नया है, फ्रेश है, हाँ या जस्ट हीलिंग है, हाँ उसके हिसाब से अगर यूवी लाइट से देखेंगे हाँ। तो उसका लाइट, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अलग अलग आएगा। तो उससे हम बता पाएंगे कि ये चोट। एक एग्जांपल आपको दूंगा मैं, हाँ, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। एक केस हमारे पास आया था जब मैं चंडीगढ़ में काम कर रहा था। चंडीगढ़ में सर आप कहाँ थे? चंडीगढ़ में मैं था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 में, मैंने काम किया 9 साल, अच्छा 2004 से 2013 तक। तो वहां पर एक केस आया था, एक दुकान के अंदर हम्म, दो चोर घुस आए थे। हम्म, एक के पास पिस्टल था हम्म, और दोनों का नकाब लगाया हुआ था, हम्म, और उसने शूट करना शुरू किया। हम्म, तो दुकान में दो लोग थे, वर्कर्स, हम्म, उसमें से एक आदमी मर गया। हम्म, दूसरे आदमी ने इस आदमी को हाथ पकड़ के उसको बाइट कर दिया, हम्म। मुंह से उसको, चाप दी। मुंह से उसने बाइट किया। अच्छा। बाइट मतलब आप, हाँ बाइट मार्क्स समझ गए। हाँ, तो मुंह से पकड़ लिया, हाँ बाइट किया। हाँ। तो उस दर्द के कारण वो छुड़वा करके वो भाग गया। ओके। ये हो गया पुरानी बात। उसका जो आदमी मर गया उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, हम्म, और ये दोनों भाग गए। हम्म, 1 महीने बाद हम्म, ये दोनों पकड़ाए गए। हम्म, एक ये तो एटलीस्ट जिसको मतलब बाइट किया वो तो पकड़ा गया। हम्म, जब वो पकड़ा गया हम्म, तो ये दुकान में जो आदमी था, उसने, उसको सिर्फ ये याद है कि मैं आदमी को पहचान नहीं सकता क्योंकि वो नकाब पहना हुआ था, हाँ लेकिन मैंने उसको चाबा था, बाइट किया था। चबाया था उसको, तो बाइट किया था मैंने, हाँ तो वो निशान होगा। ओके। अब महीने भर तो ये चीज हील हो गया था, आराम से। कुछ फेंट निशान दिख रही थी, लेकिन हाँ। बाइट मार्क ही था वो, हम नहीं बता पा, मतलब लोग बता नहीं पाते पुलिस वाले। हम्म, वो कहता है कि ये मेरा बाइट ही नहीं है, ये तो मुझे मतलब ये मेरा इंजरी नहीं है, बाइट नहीं है, ये ये बाइट नहीं कोई और इंजरी है? कुछ और है, मतलब ये तो कोई निशान है, कोई इंजरी नहीं बता रहा था। वो बोलता है ये इंजरी है ही नहीं है, अच्छा इंजरी ही नहीं है। इंजरी ही नहीं है। फिर? तो पुलिस उस परिस्थिति में हमारे पास ले आई कि आप इसका परीक्षण करें और बताएं कि यहाँ बाइट मार्क है या नहीं। ये महीने भर बाद की बात है। तो 1 महीने में सर मोस्ट ऑफ द इंजरीज तो पूरी तरह से गायब ही हो जाती वही तो चीज है। तो आया, हमारे डिपार्टमेंट में आया था, तो हमने डिस्कस किया, हमने ये तय किया कि अल्ट्रा वायलेट लाइट है। का हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट लाइट जब डालते हैं, हाँ तो जब हीलिंग हो रही है तो उसमें कोलेजन डिपोजिशन होता है। ओके। उस कोलेजन, जो अर्ली कोलेजन है, वो फ्लोरोसेंट दिखता है, उसमें लाइट चमकता है, वो चमकता है। हाँ तो हम उसको डार्क रूम में ले गए, हाँ क्योंकि यूवी लाइट जब हम लगा रहे हैं हमें डार्क रूम चाहिए। हाँ डार्क रूम में ले गए, लाइट डाला उसके ऊपर, यूवी लाइट, हाँ। एकदम क्लियर बाइट मार्क दिख गया। उसका हमने फोटो लिया, हाँ जैसे ही वो बाइट मार्क दिखा, हाँ। इसका चेहरा पूरा हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। बिल्कुल रंग उतर गया उसका। अब हमने इसको और वो करने के लिए हमने क्या किया, जिस आदमी ने कहा कि मैंने बाइट किया उसको, उसके दांत के निशान हमने लिए, हमने डेंटल डिपार्टमेंट जा करके दांत का उसका कास्ट लिया। अब उसको हमने इसके ऊपर मैच करके देखा, तो बिल्कुल मैच, क्योंकि दांत में जो, उसकी दांत में जो एक वो था, एनोमली था, एक दांत के ऊपर एक दांत चढ़ा हुआ था, हाँ। वही निशान यहाँ मिल गया हमें। तो हमने कहा ये वही बाइट मार्क है, इसी ने किया है, और ये ही वो आदमी है जो मतलब वहां दुकान में था। तो ये यूवी लाइट का आप जो बोल रहे हैं, तो ये यूवी लाइट का ये यूज है। यूवी लाइट कुछ भी कर सकता है। मैं एक्चुअली सर हमेशा ये चीज देखता हूँ कि जैसे से हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जैसे कोई भी नई चीज
आ रही है, लॉ इन्फोर्समेंट उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसका मतलब उपयोग कर पा रहा है, कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जो है प्रोसेस जो है एक गुनहगार को पकड़ने का ज्यादा आसान भी हो गया है, ज्यादा तेज भी हो गया है। पहले था अनुमान और एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है उस पर ज्यादा विश्वास करते थे। हाँ, अब एक्सपीरियंस से ज्यादा है ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ओके, साइंटिफिक एविडेंस। नाउ अब जो है मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन या क्रिमिनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे जा रहा है कि क्या आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, हाँ, डेंटल मार्क, बाइट मार्क भी दिख गया, उसका हमने फोटो भी ले लिया और उसको हमने सुपर इम्पोज करके उसके दांत के निशान से मैच किया हमने। अब कोई गुंजाइश ही नहीं कि कोई और है ये। तो सर आगे बढ़ते हैं आपकी दिनचर्या में। अब आप मॉर्चरी तो में आप मॉर्चरी का कितना- राउंड हम लेते हैं, कितना बच जाता होगा आपको मॉर्चरी का? वो आधा घंटे में हो जाता है, अच्छा, क्योंकि वो इसलिए जस्ट एक देखना है कि क्या केस है, किसको क्या करना है। और वहां जाने से एक जो मैं बता रहा था कि लोगों को ये भी रहता है कि सर आ रहे हैं तो फिर साफ सफाई भी हो जाती है। और नहीं, लेकिन वैसे मैं मतलब मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमारे जो 6 अटेंडेंट हैं, ये मैं आई विल मेक यहाँ पर एक स्पेशल मेंशन करूंगा। हमारे मॉर्चरी के 6 अटेंडेंट हैं, ओके, कोई भी अटेंडेंट हमारे ड्यूटी पर शराब नहीं पीता। अदरवाइज ये थोड़ा कॉमन है। कॉमन है, सब जगह पर आप देखेंगे तो कॉमन है। आप काफी खुशकिस्मत है कि आपके जो अटेंडेंस है ये काफी हद तक एकदम पूरे टाइम सेम रहते हैं। नहीं, कोई नहीं पीता। और एक आदमी है जो मतलब अपने घर पीता हो, बाकी 5 तो वैसे ही पीते नहीं है। अच्छा, ठीक है, और 5 तो ऐसे ही सोबर मिले हैं और एक है जो पैसे का लेन देन जीरो है, जीरो। जीरो पैसे का लेन देन। आप मेरे एब्सेंस में आप बोलेंगे आपके सामने तो कोई नहीं लेगा, मैं कहूंगा कि आप ले जाओ, मुझे यहाँ बिठा दो, आप चले जाओ, आप वहां पर बताओ उनको ये पैसे रख और मुझे ये चीज ये काम कर दे या फिर ये चीज बता दे। नहीं, कोई प्रलोभन से भी वो पैसे नहीं लेंगे। आपको एक काफी हद तक एक अच्छी खासी ड्रीम टीम मिली हुई है। यस, बिल्कुल। ये ये इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि हम मतलब इसको शुरू हमने किया। क्या होता है कि हम इसके पहले एम्स रायपुर से पहले जहां भी मैंने काम किया ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश प्लेस था, पहले से एस्टैब्लिश था, एक तरीका था जो काम करने का, उसमें से लोग बदलना नहीं चाहते कभी। हाँ, एक वर्क कल्चर जब बन जाता है तब लोग कभी उसमें से निकलना नहीं चाहते। आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको हटा देंगे, लेकिन वो नहीं बदलेंगे। हाँ, ये है। तो यहाँ पर मुझे जो एडवांटेज ये मिला कि मुझे उसको शुरू करने का मौका मिला, तो मैंने कहा कि यहाँ पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको पैसे की जरूरत है, हमसे मांगो, आप उनसे नहीं लोगे। ऐसा कभी होता है सर कि सिचुएशन हुआ हो कि उनको पैसे की जरूरत हुई हो और आप लोग आते हैं कई बार, कुछ बोलते हैं कि सर हमें कुछ मतलब जरूरत पड़ गई है। हम भी लोन लेते हैं ना बैंक से, हम तो बैंक से लोन ले रहे हैं, वो हमसे ले रहे हैं, हो सकता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये एक चीज है सर कि अगर आप अपने लोगों का ध्यान रखते हैं तो आपके लोग आपकी बात कभी टालते नहीं, ये एक हकीकत है। ये टालते नहीं है, ये है फैक्ट है, ये फैक्ट ये फैक्ट है। और मेरे अगर आप डिपार्टमेंट टीम को चालू से ही समझाने लगे, जैसे मैं भी यहाँ पे जो मेरी टीम है यहाँ पे मैं चालू से सबको बोल के रखा हूँ, हाँ भाई एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखो, लर्निंग एनवायरनमेंट बना के रखो। तो आज की डेट में अभी तक हमारा वही चल रहा है। हम लोग कभी ऐसे नहीं होते कि हाँ भाई बकवास कर रहे हैं या कुछ एनीथिंग एल्स। ओके, बता लूँ प्लीज। एनीवे लीव इट, वो हम बन जाएगा। सर आपको तो एक मस्त ड्रीम टीम मिली हुई है, आप काफी टीम खुशकिस्मत भी है। टीम अच्छा मिला है मुझे, बहुत अच्छा टीम मिला है। डॉक्टर्स भी हो, चाहे वो अटेंडेंट हो, चाहे मतलब सारे जो है मैं जैसे चाहता था, जैसा मैं सपना देखता था कि मॉर्चरी मतलब ऐसा होना चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए। जितनी सफाई आपके इस कमरे में है उतनी सफाई मेरे मॉर्चरी में है, शायद उससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसा आपने पहले डिस्क्रिप्शन दिया था कि मॉर्चरी ऐसी होती है और आपकी ऐसी है, वो जमीन और आसमान का फर्क है। बिल्कुल, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप एक्चुअली कोई और मॉर्चरी देख कर आएंगे जहां पर सही में बॉडीज रख रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि कोविड के टाइम पे करीब 1600 बॉडी हमने दिए हैं, 1600 कोविड बॉडीज हमने हैंड ओवर किए हैं। बड़ा मुश्किल रहा होगा सर। बहुत टफ टाइम था,
एक भी बॉडी हमारे यहाँ पर डिकम्पोज नहीं हुआ। एक भी बॉडी हमने कभी, जैसे जो हमें मतलब व्हाट्सएप में और उसमें मतलब सोशल मीडिया में दिखते थे कि बॉडीज को लाइन में लिटा दिया खुले में, ये काम हमने कभी नहीं किया। हमने सबको प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखा। कई बार ये होता था कि सारा फैमिली एडमिट है, उसमें से एक आदमी गुजर गया, तो हमने उसको क्रिमेशन के लिए नहीं भेजा जब तक कि कोई एक व्यक्ति डिस्चार्ज ना हो जाए, उसका चेहरा ना देख ले, उसको पहचान ना ले, और चाहे तो उसको फोटो ले ले। सर आपकी दिनचर्या के बारे में तो बात करते ही करेंगे हमारी, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में। आप इस लाइन में हैं, आप दिन भर डेड बॉडीज, खून खराबा और पता नहीं कितना ग्रुसम चीजें आप देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। नींद कैसी आती है सर आपको? नींद के आपका बारे में मतलब आपका जो मेंटल कंडीशन है वो कैसे रहता है? आप कैसे खुद को सेन रखते हैं सर? इतना सब, इतना कुछ आप देखते हैं। एक आदत बन गई है। नंबर 1, एक डर था। आप इंजीनियर हैं, तो मेरा भी सपना था इंजीनियर बनने का। अच्छा। बट गुजरात में जब मैं, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, वहाँ पर हम चारों सब्जेक्ट पढ़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। तो मैं सोचता था कि मैं मतलब इंजीनियर बनूंगा। हाँ। लास्ट मिनट में क्या मेरे दिमाग में आइडिया आया मुझे नहीं पता, क्या फोर्स आया मेरे दिमाग में, हाँ। मैंने मेडिसिन ऑप्ट कर लिया। ओके। तो लास्ट मिनट, इट वाज ए लास्ट मिनट चेंज। और ये तो सर आपके लिए काफी बड़ा चेंज रहा होगा। कॉमन काउंसलिंग में, हाँ। जहाँ पर आप इंजीनियरिंग भी जा सकते हैं, मेडिसिन में भी, हाँ। वहां मैंने मेडिसिन ऑप्ट कर लिया। और वो भी लास्ट मिनट, बाहर बैठ करके मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा था, अंदर जाके मैंने मेडिसिन आप लिया। डे 1 से लेके डे 64 तक आप यही सोच रहे थे कि मैं एक इंजीनियर बनूंगा, और बिल्कुल, डे बिल्कुल। 65 पे आप बोल दिए कि मैं मेडिसिन। इतना बड़ा चेंज सर जब आया क्यों आपकी आया? लाइफ में? तो ये मैं बता रहा हूँ क्यों, मतलब मैं बोल रहा था, लोगों को लगता, मेरे फैमिली में लगता था, हाँ। मेरे पिताजी को, मम्मी को लगता था कि मैं ये शायद चीज देख नहीं पाया। बचपन में ऐसा हुआ था एक केस, एक नॉनवेज जो दुकानें होती हैं, हाँ। वहां पर वो बकरे को काट के लटकाया था। हाँ। हाँ। उसको देख के मैं शायद घबरा गया था। हम्म। छोटा था मैं, हाँ। वो देख के घबरा गया था। उनको लगता था कि ये शायद नहीं कर पाएगा। बट मुझे, जब मैं मेडिसिन लिया, पापा ने कहा तो देख ले, सोच ले, तो मतलब शायद तू नहीं झेल पाएगा। तो मैंने कहा देख लेता हूँ। आई डोंट नो, बट एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में हमारा होता है एनाटॉमी, मतलब आप शरीर रचना पढ़ते हैं। रचना पढ़ना मतलब आप बॉडी को डिसेक्ट करके पढ़ते हैं। सर वो मेंढक काटने वाला एक्सपेरिमेंट? मेंढक नहीं, बॉडी, ह्यूमन बॉडी, रियल बॉडी, ह्यूमन रियल बॉडी। हमारे सोसाइटी में अभी भी इतने अच्छे लोग हैं कि वो बॉडी को जलाने के बजाय वो दान में देते हैं। मैं एक्चुअली ये सवाल पूछने ही वाला था कि जो डेड बॉडीज मिलती हैं कॉलेजेस को या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को फॉर रिसर्च पर्पसेस, वो हर बार सर लिजिट वे में मिलती है? नहीं, बिल्कुल, ये डोनेटेड बॉडीज हैं। ये हम कहीं चोरी करके नहीं लाते उसको। क्योंकि सर इन हिस्ट्री, इन पास्ट, जब पास्ट में मेडिसिन जब डेवलप हो रहा था, तब ये केसेस बहुत थे कि मतलब एक नया बिजनेस चालू हो गया था ग्रेव डिगर्स का। बिल्कुल, बिल्कुल, तो आज की डेट में ये चीज जीरो है। ये जीरो है, ये जीरो है। किसी को बॉडी से मतलब नहीं, बॉडी बिकता ही नहीं है। अगर आप बॉडी बेचने निकलोगे तो फिर आप पकड़ा जाओ। एक चीज ये भी नहीं है कि छोटा सा चीज है जो पॉकेट में डाल के आप बेच दो, तो ये आपको इतना बड़ा बॉडी लेके जाना भी एक मुश्किल चीज है। तो आजकल तो ये नहीं, एम्स रायपुर में ही आप देख लीजिए, हमारे पास इतने बॉडी हैं, पर्याप्त बॉडी है हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए। बहुत लोग हैं जो सेवा भावी लोग हैं, तो बॉडी दे देते हैं, तो हम डिसेक्शन करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि शायद ये वहां पर चकरा के गिर जाएगा, कुछ होगा। सरप्राइजिंगली मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं खड़ा रहा, मेरे कुछ क्लासमेट्स गिर गए थे, कुछ मतलब चक्कर आए, कुछ गिर गए, मैं तो खड़ा रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। और वही सिलसिला आगे चला। जब मैं एमडी की बात आई तो मैं एमडी चूज किया, फॉरेंसिक मेडिसिन। मैं क्लास में टॉप 5 में था। आपने चूज किया? मैं टॉप 5 में था अपने क्लास में। तो मैंने कहा कि मुझे कोई भी सब्जेक्ट छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। मुझे सारे सब्जेक्ट मुझे पसंद थे,
आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स थे वहाँ आपके सामने में, आप ये बोल रहे हैं कि आप सब कुछ लेना चाह रहे थे। बिल्कुल सर आपको पढ़ना बहुत पसंद है? था उस टाइम, अभी अभी पढ़ता हूँ। तो मैं चाहता था कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को मैं अपने साथ ही रखूं, मैं उसी में करूँ। मैं मेरा मानना ही नहीं, मेरे टीचर्स का भी यही मानना था कि हर टीचर को लगता था कि ये मेरे डिपार्टमेंट में ही पीजी करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। टीचर्स की भी होप थी। टीचर्स की भी यही होप थी। कैमरामैन सुन लो, पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, सीखो कुछ। मेरे तो फिर मैंने फिर चूज किया फॉरेंसिक। क्यों? जैसे मैं आपको पहले बताया था, मैंने फॉरेंसिक इतना बड़ा स्कोप है, एवरीथिंग कम्स अंडर फॉरेंसिक। फॉरेंसिक के अंदर आप सब चीज आ जाता है। ये तो अपने आप में एक समुद्र है सर। आप ऑर्थोपेडिक का भी ज्ञान चाहिए मुझे, कुछ हद तक, आई विल नॉट से आई एम एन एक्सपर्ट, बट कुछ हद तक ऑर्थोपेडिक का भी ज्ञान चाहिए, साइकियाट्री का भी चाहिए, डर्मेटोलॉजी का भी चाहिए, मेडिसिन का भी चाहिए, सर्जरी का भी चाहिए, गायनेकोलॉजी का भी चाहिए, पीडियाट्रिक्स का भी चाहिए, एनाटॉमी का भी जब चाहिए। हम इस बात पे आए हैं कि आपको हर एक डिफरेंट फील्ड से थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना पड़ता है, तो सर एक सवाल था मेरे पास। ये आपका एक थ्योरी है, आपकी एक थ्योरी है, चवल्लीस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पीडियाट्रिक्स इन आयुर्वेदा, ये आपने लिखी है? ये एक्चुअली मैंने नहीं लिखी, मैं उसमें थोड़ा सा हेल्प किया। अच्छा, आपने हेल्प किया? ये मेरे पिताजी का वर्क है एक्चुअली, आई विल नॉट टेक एनी क्रेडिट। मेरे पिताजी एक ऐसे मतलब क्वालिफिकेशन है उनके पास, उन्होंने आयुर्वेद में पढ़ाई की है, लेकिन उनका ट्रेनिंग बहुत आयुर्वेद इन मॉडर्न मेडिसिन में है, दोनों में। ओके। तो उन्होंने एक किताब लिखी है पीडियाट्रिक्स आयुर्वेद में। तो उन्होंने कंपेयर किया आयुर्वेद में क्या लिखा गया है और मॉडर्न साइंस क्या कहता है, उसके समकक्ष क्या है, इक्विवेलेंट क्या है। तो उसमें जब वो बुक बना तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये मॉडर्न वाला चीज एक बार देख लो, कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है। वो उनका बड़प्पन है कि मुझे भी उन्होंने वो उसमें कोई थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंस देने के लिए मुझे दिया। तो फिर मैंने जब देखा और मैंने कुछ इनपुट्स दिए होंगे उनको, तो उन्होंने मेरा नाम भी उसके अंदर डाल दिया, बोले आप तुम्हारा भी जब हम लोग आपकी थीसिस चेक कर रहे थे ना, तो ये थीसिस काफी ऊपर हुए थी। एक आपकी जो होमोसाइड सुसाइड और ये वाली, ये दोनों जो है वन आफ्टर अनदर। एक बुक एक्चुअली हमने लिखी है जो अब मतलब आउट ऑफ प्रिंट हो गई, हमें टाइम नहीं मिल रहा उसको मतलब रिवाइज करने के लिए। हाँ। मेरे दो मित्र हैं, डॉक्टर स्वप्निल अग्रवाल और डॉक्टर लवलेश, हम तीनों ने मिलके एक हैंडबुक टाइप की हमने लीगल मेडिसिन मैनुअल लिखी है। हाँ। फील्ड डॉक्टर्स को, जो आदमी एक्चुअली काम कर रहा है पेरिफेरी में, उसको मेडिको लीगल वर्क करने का गाइडलाइंस हो जाए, वो हमने लिखी 2008 में। तो वो किताब ऐसे बिकी कि वो तुरंत ही आउट ऑफ प्रिंट हो गई। मतलब वो अच्छी बिकी, बहुत अच्छी बिकी, बहुत अच्छी बिकी, वो आउट ऑफ प्रिंट हो गई। आउट ऑफ प्रिंट होने का रीजन मतलब कि वो फास्ट सेलिंग थी, फास्ट सेलिंग जेपी का था, जेपी ने फिर उसको रीप्रिंट भी किया था। लेकिन उसके बाद हमने उसको एडिट नहीं किया, करने को टाइम नहीं मिला उससे। उसका भी करने का स्कोप है, अभी हम करेंगे, अभी प्लान में है, लेकिन टाइम मिल जाए। अब हम तीनों मित्र मतलब सीनियर पोजीशन में आ गए हैं। जैसे मैंने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ज्यादा हो रही है, तो टाइम कम मिलता है, तो फिर वो चीजें जो तुरंत जरूरत नहीं है वो पीछे चली जाती है। हाँ, ये तो टाइम अपने आप मैनेज करना, टाइम इज डिफिकल्ट। तो वो एक चीज हो गया, तो फिर हम मतलब वो करेंगे। वो बुक भी अच्छी बिकी हमारे। और वापस वी गो बैक टू दैट थिंग जो मैं आपको बता रहा था कि मैं फॉरेंसिक में आया इसलिए। तो आप यू आर टॉकिंग अबाउट, आप बात कर रहे थे कि मतलब वहां पर आपको परेशानी तो नहीं हुई करके। हाँ। तो जब हमारा एक आदत मतलब वो उस टाइम से हमने जो बॉडी देखी, पहले भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बाद में जब फॉरेंसिक में आया, थोड़ा झिझक तो फैमिली मेंबर्स को था, ये क्यों ये ले रहा है ब्रांच। आप लोगों को तो लोग बड़े प्यार से मुर्दों का डॉक्टर बुलाते हैं। तो मुझे मेंटली मैंने मतलब उस चीज को मैं मतलब एक्सेप्ट कर चुका था कि शायद लोग मुझे डॉक्टर ना माने, शायद मुझे लोग अपनी बीमारी के बारे में ना बताएं,
शायद मुझसे कोई इलाज के लिए ना पूछे और मुझे कोई उसमें एतराज नहीं है, मैं उससे कोई परेशान नहीं होऊंगा। तो एक मतलब ये चीज जरूरी है बहुत, जो भी फॉरेंसिक में आता है। तो उनको मैं कहूंगा कि आप पहले एक चीज को समझ लीजिए। आपको क्रेडिट्स नहीं मिलने वाले, नहीं मिल सकता, हो सकता है ना मिले। आपका ना अगर तो नाम मैंने बनेगा ना क्रेडिट्स मिलने ना वाले। अगर मैंने न्याय किया है हाँ। तो एक पार्टी को न्याय तो फिर दूसरा पार्टी नाखुश, ये तो है सर, तो एक पार्टी तो नाखुश रहने ही वाला है। रहने वाला है। नॉर्मल डॉक्टर है, आप पेट में दर्द से गए डॉक्टर के पास, दवाई दे दिया, आप खुश कर दिया उसको, डॉक्टर साहब के पास एक दवाई ले ली और फिर मतलब ठीक हो गया। यहाँ तो दो पार्टी है ऑलवेज, ऑलवेज लड़ाई झगड़े में ही तो हम पिक्चर में आते हैं। सही बात है, तो एक दो पार्टी है, एक खुश हुआ तो फिर दूसरा नाखुश हुआ, पक्की बात। तो ये चीज होता रहता है। तो मैं ये चीज को मेंटली एक्सेप्ट कर चुका था कि ये चीज बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार मैं फील्ड में आ गया, फिर फील्ड से फिर दूसरे फील्ड में जाने का स्कोप कम हो जाता है। कम हो जाता है, ये तो सही बात है। आप एक फील्ड में जब घुस जाते हैं तो उसमें मन लग जाता है, मन लग जाता है, लगाना पड़ता है। लगाना। अगर आपको नहीं मन लग रहा तो फिर आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि आप कहाँ भटकेंगे। आप बात तो सही है। मेडिकल स्टडी कोई इजी नहीं है, बहुत मेहनत है उसके अंदर, ये तो एवर ग्रोइंग चीज है सर, इतना मेहनत है, इतना अभी भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम अब मतलब पढ़ना बंद कर चुके हैं, पढ़ाई होती रहती है, चलती रहती है। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था और फॉरेंसिक में गया। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, फ्रेश बॉडी आती है आपके पास, पुलिस वाला लेकर आता है कि सर ये एक्सीडेंट हो गया इसका, ट्रेन से कट गया, जा रहा था, ट्रेन उसके ऊपर चला गया, कट गया। तो फिर मैंने कि उसमें से क्या नया चीज निकाला, मैंने क्या नया इन्फॉर्मेशन दिया उसको, आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग टू दैट। आप उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि तो ऑलरेडी पता है कि ट्रेन उसके ऊपर लोग इतने आई विटनेस हैं जो देख रहे हैं, वो चल रहा था, वो कान में कुछ पहना हुआ था, म्यूजिक सुन रहा था, उसने मतलब गाड़ी आ रही है उसको सुनाई नहीं दिया, उसके ऊपर से ट्रेन चली गई, लोग देख रहे हैं। तो मैंने उसमें कुछ ऐड नहीं किया। लेकिन अगर डिकम्पोज बॉडी आती है, सड़ रही है बॉडी, बदबू है, उसमें तो मुझे मतलब जरूर निकालना है, जो मेरा जो काम है वो उसमें ज्यादा है। तो मैं अगर उससे भागूंगा तो मैं अपना एक्सपर्ट कैसे कहलाऊंगा। सही बात है। तो हम जो है बॉडी से डरते नहीं, और एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाता है दिमाग। आप ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका माइंडसेट ही बदल जाता है। आप ऑफिस से बाहर आ गए तो वो चीज को हम वहां पर छोड़ के आते हैं, वो वहीं पर छूट जाता है। लेकिन सर ऐसे कभी, क्योंकि सर आपका तो डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि कई बार ऐसी कहानी आपको सुनने मिलती है, ऐसा ग्रुसम कुछ हुआ होता है कि उसकी तस्वीरें दिमाग से हटती नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें यू आर राइट, आपकी बात सही है कि वो दिमाग से हटती नहीं है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनका पिक्चर मेरे दिमाग में अभी भी क्लियर है, एज दो मैंने कल ही देखा है मैंने। लेकिन सब देखते हैं कुछ भी, हम उसको एकेडमिक एंगल से देख रहे हैं, एकेडमिक एंगल से, कि ये चीज में नंबर 1 सॉल्व कैसे करूंगा इसको मैं। नंबर 2, इस चीज को मैं मतलब अपने टीचिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट करूंगा। बच्चों को जब पढ़ा रहा हूं मैं, तो ये केस में कहाँ यूज कर सकता हूं मैं इसको। तो मेरा दिमाग पूरा एकेडमिक एंगल में चला जाता है। तो हमारा वो इमोशनल जो वो है वो वहां पर नहीं रहता, और जब आपका इमोशनल आपका कोई कांटेक्ट नहीं है वहां पर, तो आप मतलब उससे कोई इफेक्ट नहीं होते उसके अंदर। मेरा तो ये हिस्ट्री है कि मैं लेटता हूं, 30 सेकंड्स के अंदर, मेरा मतलब परिवार वालों का मैं कहना है 30 सेकंड के अंदर मैं खर्राटे मार के सो जाता हूं। मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं लेटा हूं और नींद नहीं आ रही है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे एम्स के कार्यक्षेत्र में 6 थाने लगे हैं, तो 6 थानों में से कोई थाने का किसी का रिक्वेस्ट आया, किसी का कुछ आया, सब चिट्ठियां आती हैं, उनका रिप्लाई करना होता है। और ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनकी चिट्ठियां बनाने, उनका रिप्लाई करना। बच्चों का पढ़ाई का मतलब होता है,
क्लास लेने का वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स का उसका एडमिनिस्ट्रेशन, कभी एग्जाम हो गया तो फिर पेपर चेकिंग की बात आएगी, पेपर चेकिंग हो गया तो फिर रिजल्ट बनाने की बात आएगी। तो ये काम फिर शुरू हो जाता है इसे काम करते करते, अनलेस कोई अर्जेंट कोई और चीज आता है तो फिर ये काम चलता है। 1 बजे तक हमारा ये काम चलता है, 1-1:30 बजे तक, फिर हमारा आधे घंटे का लंच ब्रेक, फिर 2 बजे वापस हम आते हैं, फिर 2 से 5 यही चीज चलता है पूरा दिन। ये प्रीवियस रूटीन, यही दिन भर यही काम चलता है। इन बिटवीन कोई केस कभी भी आ जाए, जैसे हमने सुबह देखा है हमने कि एक मॉर्चरी में केस है और वो केस ऐसा है कि हमें खुद करना है और वो पुलिस कागज लेकर आती है, पंचनामा बना करके लेकर आती है, तो हम फिर वहां चले जाएंगे। अगर पोस्टमार्टम काम का केस है, इम्पोर्टेंट केस है, तो 2 से ढाई घंटे 3 घंटे लग सकते हैं केस में, एक केस डिसेक्शन करने में। मतलब एक पोस्टमार्टम अराउंड 3 घंटे के आसपास में होता है अगर इम्पोर्टेंट है तो, अगर इम्पोर्टेंट रूटीन केस है तो 1 से 1.5 घंटे में काम हो जाता है। रूटीन केस जब रूटीन केस होता है तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। ध्यान की बात नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा मतलब मुझे पता है कि वहां पर टाटीबंद चौक पे मतलब स्कूटर पे जा रहा था, ट्रक ने टक्कर मारी, गिर गया और फिर वहीं पर मतलब मर गया हूँ। उसमें हमें बहुत ज्यादा हमें उसमें फाइंडिंग्स मिलेंगी नहीं, मतलब फाइंडिंग ऐसे चीज नहीं मिली जो मतलब उनको नहीं पता होगा। हाँ। और उसमें हम ज्यादा मतलब ध्यान देने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। अच्छा, लेकिन जिसमें कुछ नहीं पता है, जैसे मर्डर केस हो गया, किसी का मर्डर हो गया, अब इसमें मतलब बारीकी से देखना पड़ता है। उसमें हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन कोर्ट को चाहिए होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन देने लायक हम उसको टेस्ट करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगता है। ब्लड स्पैटर सीन का होता है, सीन पे, जैसे जहां मर्डर हुआ है उस जगह पर जाकर के खून कहाँ लगा है। तो अभी इंडिया में उसका इतना ज्यादा मतलब नहीं हुआ है, बट एज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, हमारा जो करिकुलम है एमडी का, उसमें हम ब्लड स्पैटर एनालिसिस को भी पढ़ लेते हैं कि खून कैसे लगा है। आपका अगर आर्टरी कटा है तो खून कैसा दिखेगा, वेन कटा है तो खून कैसा दिखेगा, है ना। अगर कोई हथियार यूज किया है उसमें खून से सना है तो कैसा ब्लड स्पैटर दिखेगा, ये सब हम उसको देख करके हम बता सकते हैं। तो आपको रिपोर्ट में हम यूजुअली हमारे पास जो इंडियन सिस्टम ऑफ लॉ है, इसमें होता है पुलिस बॉडी लेकर आती है हमारे पास, बॉडी ले आती है और पुलिस रिक्वेस्ट आता है कि इसका एग्जामिनेशन किया जाए और उस एग्जामिनेशन करके हम उनको रिपोर्ट देते हैं। लेकिन कई बार हमें लगता है कि बॉडी तो हमने देख लिया, लेकिन अगर जगह का भी अगर एग्जामिनेशन किया जाए तो हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है, तो हम रिपोर्ट बेहतर बना सकते हैं, तो हम पुलिस से रिक्वेस्ट करके सीन पे भी जाते हैं। आप सर इतने वक्त से इस फील्ड में हैं, आप स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, आप एक एजुकेटर भी हैं, आप फील्ड पे भी काम करते हैं, बट अभी हम आपसे आपकी फील्ड वर्क के बारे में तो बहुत कुछ जान लिए। आपकी लाइफ एज एन एजुकेटर कैसी है सर? एजुकेशन मतलब टीचिंग मेरा इंटरेस्ट रहा। वो एक कारण ये भी था कि मैं मतलब टीचर ही बनना चाहता था। मुझे प्रैक्टिस और पैसे में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, तो मैं कभी भी नहीं चाहता था कि कोई अपना प्राइवेट प्रैक्टिस हो। डॉक्टर का सपना होता है बच्चों का, हाँ, कि मेरा एक प्राइवेट प्रैक्टिस हो, मेरा एक अपना हॉस्पिटल हो। मेरा कभी सपना था नहीं। आपने तो चालू में बोल दिया कि फॉरेंसिक साइंस में अगर घुसना है तो भूल जाओ, नाम ऐसा शोहरत सब भूल जाओ, बिल्कुल वो भूल जाओ, आप सिर्फ लॉ के लिए हो, लॉ के लिए ही करोगे। तो ये मेरा दिमाग में कभी नहीं था। अच्छा, रही बात पढ़ाने की बात, तो जब मैं एमबीबीएस में था तब मेरे जूनियर्स को इकट्ठा करके मैं पढ़ाता था। पढ़ाते थे? तो मेरे जूनियर जो हैं, कलीग्स हैं, वो मेरे पास अक्सर आते थे कि भैया ये चीज़ पढ़ा दो, कल एग्ज़ाम है तो ये समझा दो। तो अभी भी मैसेज लोगों के आते हैं कि आपने उस दिन जो पढ़ाया था वो आज भी याद है। कुछ हमारे टीचर्स ने भी ये चीज़ को नोट किया कि ये पढ़ाता है, तो कुछ कुछ क्लासेस वो हमें देते थे। क्लासेस मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक असाइनमेंट टाइप का, कि चलो तुम ये 1 घंटे के लिए इनको मतलब ये चीज़ कर दो, तब तक हम आ रहे हैं। तो वो पढ़ाने की बात करते थे, तो उसी को सिलसिला को जारी रखा मैंने कहा अब मैं टीचर बनना ही है,
तो मैंने ऑलवेज मतलब ये माना है कि मैं ऑलवेज खुशकिस्मत था और किस्मत ने मेरा साथ दिया। 26 अप्रैल को मेरा इंटर्नशिप पूरा हुआ और 26 मार्च को और 6 अप्रैल को मैं नौकरी में आ गया। जब विदिन अ मंथ आपकी जॉब विदिन 10 डेज हाँ विदिन 10 डेज में मतलब फॉरेंसिक जो मेरी इच्छा थी, हाँ। 26 मार्च से हाँ। 6 अप्रैल। अच्छा 26 से 6, मेरे को 26 से 26 सुनाई दिया। 26 अप्रैल से हाँ। मार्च से 6 अप्रैल तक विदिन उतने 10 डेज आप मैं नौकरी लग गया, और वो भी फॉरेंसिक में जिसमें मैं जाना चाहता था। घर वालों का सर क्या रिएक्शन था जब आप फाइनली जॉब पे लगे? क्योंकि आपके घर वाले तो आपकी एजुकेशन के वक्त जब आप इस फील्ड में घुसे तभी परेशान हो गए थे। तो थोड़ा जब सा ऐसा है कि फाइनली ये जॉब लगी और आपकी जो ड्रीम जॉब थी, तो घर वालों का क्या रिएक्शन? पिताजी डॉक्टर हैं, हाँ। तो उनको पता ही तो है ही है, सपोर्टिव है ऑलवेज। मैं पहले कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा, कभी जोर जबरदस्ती नहीं की आप नहीं तुमको इंजीनियर नहीं बनना है। अगर किसी ने अगर मैं कुछ बोलता तो फिर वो हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने, जब मैं इंजीनियरिंग के लिए अंदर जाकर काउंसलिंग में मैं मेडिसिन लेकर आया तब भी उन्होंने कहा ठीक है, तुमको जो पसंद आया तुमने ले लिया। तो यहाँ पर थोड़ी सी नाराज़गी थी, शायद उनको लग रहा था कि शायद मैं कुछ और करने के काबिल हूँ, लेकिन उन्होंने उसको जाहिर नहीं किया और सपोर्टिव थे। आगे बोले ठीक है बढ़िया है। तो मैं भी उनको तब बताया जब मैं ज्वाइन कर चुका था। जब ज्वाइन कर चुके थे, ज्वाइन करने के बाद बताया कि अब मैं मतलब यहाँ पर आ चुका हूँ, क्योंकि उन दिनों में ऐसा था कि चिट्ठी लिखते थे हम, फोन नहीं थे हमारे पास, मोबाइल फोन नहीं था। कौन सी साल की बात कर रहे ये 97 की बात है। 1997 97 में मेरे पास फोन नहीं था। उस टाइम सर वो शायद वो पीसीओ था, घुमाने वाला पीसीओ हाँ। एक फोन बूथ होता था। अच्छा। वहां हम जा करके फोन करते थे अगर घर फोन करना हो। पापा बिकॉज उस टाइम दिल्ली में काम करते थे, मिनिस्ट्री में काम करते थे, तो उनको एक ऑफिशियल फोन दिया गया था। अच्छा। इसीलिए फोन था हमारे घर में। अच्छा। तो बात करना हो तो हम बाहर जा करके फोन कॉल ऑफिस, पीसीओ बोलते थे उस टाइम, पीसीओ में जा करके हम फोन करते थे और बात होती थी। तो या तो फिर, और उसको यूजुअली पेरेंट्स डिस्करेज करते थे। कॉस्टिंग अच्छी आती होगी उसकी? कॉस्ट की बात नहीं, मेरे पिताजी बहुत प्रिंसिपल आदमी। अच्छा। बहुत प्रिंसिपल आदमी, बोलते ये ऑफिस का फोन है, ऑफिस की पर्पस के लिए ही हम यूज करेंगे, पर्सनल यूज के लिए नहीं है। तुम बात करोगे 1 घंटे बात करोगे, तब तक किसी का फोन अगर एंगेज आ गया तो फिर मतलब मेरा ऑफिस का काम में बाधा आ रहा है। तो वो मतलब चाहते नहीं थे कि हम उसमें ज्यादा बात करें। उनकी वर्क एथिक्स काफी स्ट्रांग थे, मतलब बहुत स्ट्रांग थे। उनका तो मानना है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे जान को खतरा है तब झूठ बोल सकते हो, बाकी कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तो इसीलिए हम फोन नहीं करते थे, हम चिट्ठी लिखते थे। तो ज्वाइन कर लिया, फिर चिट्ठी लिखी कि मैं यहाँ पर ज्वाइन कर चुका हूँ, फॉरेंसिक में आ गया हूँ। ट्यूटर बना था मैं। ट्यूटर मतलब डेमोन्स्ट्रेटर करके, ट्यूटर पोस्ट होता है लोएस्ट पोस्ट। अच्छा। तो लोएस्ट पोस्ट ज्वाइन किया है। मेरा प्लान है कि आगे मैं इसमें एमडी करूँगा। तो उनका जवाब आया ठीक है, तो डू वेल, जहाँ भी हो ट्राई टू बी ऑन द टॉप। ये उनका जवाब था। तो वो चालू साहब को हमेशा इनकरेज ही करते थे, यही बोलते थे जो करना करो लेकिन टॉप में रहो, जो भी करोगे टॉप में रहोगे। तो फिर उसके बाद फिर अगेन मैं बोलूँगा लक साथ दिया। 1 महीने के अंदर मई 1997 में मुझे एमडी में सीट मिल गया। एमबीए में? एमडी। अच्छा। तो एमबीबीएस था मैं भी। हाँ। तो अब मुझे एमडी सीट मिल गया, मतलब मेरे एमबीबीएस खत्म होने के 1.5 महीने में मुझे नौकरी भी मिल गई और मैं नौकरी करते करते एमडी भी कर गया, एमडी का सीट भी ले लिया। तो 97 से लेके 2000 अक्टूबर तक मैं सूरत में था। सूरत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत में था मैंने, जहां मैंने ये एमडी किया। मैंने टॉक्सिकोलॉजी में आपकी जो ये रुचि है ये कैसे आई, मतलब क्योंकि बहुत यूनिक सब्जेक्ट है। यूनिक सब्जेक्ट में बताऊंगा एक चीज, इसकी कहानी, मजेदार कहानी ये है कि फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी में यूजुअली क्या होता है कि जूनियर मोस्ट, सबसे जूनियर जो आता है डिपार्टमेंट में, हाँ, उसको टॉक्सिकोलॉजी थमाया जाता है। अच्छा। कि तू पढ़ा इसको। अच्छा। तो मैं भी नया सूरत ज्वाइन किया था। हाँ।
तो मुझे भी मेरे टीचर्स ने बोला तुम टॉक्सिकोलॉजी पढ़ा दो। ठीक है, पढ़ा देते हैं टॉक्सिकोलॉजी। पढ़ाने में तो इंटरेस्ट था ही, वो तो आप तो चालू से ही। और गाइडेंस भी अच्छा था मेरे टीचर्स का, तो मैंने कहा ठीक है पढ़ा दूंगा। और इत्तेफाक से एमडी में भी मैं 2 साल तक तो मैं अकेला ही था। अकेला मतलब जूनियर मोस्ट था मैं, मेरे बाद कोई आया नहीं। अच्छा। उसके बाद मैं 3rd ईयर में जब था तब मेरा एक जूनियर आया, ओके। तब तक मैं अकेला ही था। हाँ। तो 2 साल तो 2-2.5 साल तो मैं टॉक्सिकोलॉजी पढ़ाता रहा। अच्छा, तो मतलब वो 2-2.5 साल में उसके आपको बाद उसमें इंटरेस्ट बिल्ड हो गया होगा। उसके बाद मेरा एमडी पूरा हो गया। मैंने बड़ौदा ज्वाइन किया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। तो अगेन मैं जूनियर मोस्ट, वहाँ पे भी आपको जूनियर टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी फिर गुजरात गवर्नमेंट में जहां भी इंस्पेक्शन होती थी मेडिकल काउंसिल की, वहां मेरे ट्रांसफर कर देते थे ये लोग। तो बड़ौदा से मैं घूमा भावनगर, भावनगर वापस बड़ौदा, फिर जामनगर, वापस बड़ौदा, फिर राजकोट, फिर बड़ौदा। तो मैं घूम रहा था, जहां भी गया मैं जूनियर। फिर ये सब ट्रांसफर से परेशान होकर के मैं चला गया चंडीगढ़। अच्छा। चंडीगढ़ में फिर मैं जूनियर, फिर टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये सर, ये वो बोलते हैं ना यूनिवर्स का सिग्नल है ये। तो मैं फिर टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ाता भी रहा, खुद भी समझता रहा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें, इस फील्ड में अभी भी वी अंडरस्टैंड, हमारा ज्ञान बहुत कम है। दुनिया बहुत आगे काम कर रही है, हमें भी करना है। सपना है कभी मैं भी कर लूँ कुछ काम अच्छा इसमें, देखते हैं कब होता है। तो टॉक्सिकोलॉजी ऐसे करते करते टॉक्सिकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। और तभी मेरा मन था कि एक टॉक्सिकोलॉजी में हमें कुछ करना चाहिए। तो रायपुर में आकर के, क्योंकि ये नया इंस्टीट्यूट नया सेटअप था, तो मैं अपने आइडियाज को उसमें इम्प्लीमेंट कर सका। मैं अगेन लक एंड अगेन सपोर्ट। हमारे जो एकेडमिक कमेटी में डॉक्टर सुरजीत सिंह, जो पीजीआई के जाने माने पीडियाट्रिशियन है, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, वो हमारे चेयरपर्सन है एकेडमिक कमेटी के। मैं उनका नाम लूंगा क्योंकि उनका योगदान, उनके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाता। उनको मैंने अपना आइडिया बताया, तो वो पूरा सपोर्ट करके बोले कि तुम बहुत अच्छा आइडिया है, इसको तुम आगे ले जाओ, और मैं इसको ओके करता हूँ। इस काम में सर ये नया जो सब डिवीजन आपने सेटअप किया, रेड टेप का क्या इशू रहा? कोई इशू रहा आपके साथ रेड टेप का? मतलब कि रेड टेप मैं बोलूँगा कि ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स जो हैं, एम्स जैसे, उसमें काफ़ी कम रेड टेप है। उसमें क्या होता है कि अगर मैं एम्स में नहीं होता, मान लेते हैं मैं मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कहीं काम करता, तो मुझे चाहिए, अगर मुझे कोई कोर्स नया शुरू करना है तो मुझे एमसीए या फिर एनएमसी जो अभी बोलते हैं, उसका परमिशन चाहिए। अच्छा। उनको हम लिखेंगे, वो एक इंस्पेक्शन करेंगे, वो इंस्पेक्शन करके वो आपके पास जो फैसिलिटीज हैं वो पर्याप्त हैं कि नहीं वो बताएंगे। इसके पहले, उनके आने से पहले यूनिवर्सिटी पहले इंस्पेक्शन करेगी। और सर ये चीज हम तब बात करें जब हम एक ब्रांड न्यू कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो इंडिया में कहीं पे नहीं है, तो उनके पास में तो इस चीज को नापने के लिए कोई मापदंड है ही नहीं। तो वो यूजुअली उसको आनाकानी करते हैं, नहीं होने देंगे। ये एडवांटेज मुझे एम्स में होने के कारण मिला, ये एडवांटेज मिला कि मैं अपना एक आइडिया को मैंने एक व्यक्त कर पाया, उसको एक प्रपोजल के फॉर्मेट में मैंने दे पाया, जो हमारे एकेडमिक कमेटी ने उसको ओके कर दिया। उन्होंने भी देखा कि ये चीज में दम है, ये चीज कर सकते हैं, करना चाहिए, तो उसमें दम है, तो फिर उन्होंने ओके कर दिया। तो रेड टेप ये मैं मानूंगा कि मैं मतलब काफी कम, ये अच्छा ये भी था, ये उस टाइम था जब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था। मैं खुद कोविड से इन्फेक्टेड, हॉस्पिटल में एडमिटेड, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। और उसी दिन जो है हमारा एकेडमिक कमेटी का ऑनलाइन मीटिंग हुआ था, तो हमारे डीन सर भी थे, डॉक्टर धनेरिया। तो उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत होना, अगर तुम्हारी जरूरत है हम तुमको ऑनलाइन बुला लेंगे। तो मैं अपना लैपटॉप लेके बैठा था वहाँ पर हॉस्पिटल में। और आप बीमार? मैं बीमार था, मैं तो मतलब आधा टाइम तो मेरा वो होश था ही नहीं।
तो फिर फॉर्चुनेटली डॉक्टर सुरजीत सिंह ने उसको मतलब ओके कर दिया। तो मतलब मुझे तो मतलब हेल्प ही मिला मुझे, और मैं बोलूँगा डिवाइन हेल्प मिला, है ना। मैं आदमी तो मैं ये कहूँगा कि मैं अगर किसी का हेल्प करता हूँ तो मैं मानता हूँ कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं खुद किसी को कुछ हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मेरे जरिए काम कराया जा रहा है कोई डिवाइन फोर्स से। तो डिवाइन फोर्स ही है जो मुझे भी हेल्प किया है। टॉक्सिकोलॉजी को लेके सर आप इतना कुछ बता रहे हैं, आपको क्या लगता है सर इन फ्यूचर, जैसे अभी भी आप बोल रहे हैं कि फॉरेंसिक्स में बच्चे आना ही नहीं चाहते, बहुत कम बच्चे आते हैं, तो टॉक्सिकोलॉजी में मास्टर्स करने के लिए, सुपर स्पेशलिटी करने, आपको क्या लगता है कैसे आप इन बच्चों में या लोगों में इस चीज के लिए जो अवेयरनेस है बिल्कुल, या वो अवेयरनेस कैसे फैलाने का आप अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। लोगों को नहीं समझ में आता, लोगों को लगता है कि जहर खा लिया मतलब बचना मुश्किल है, और वो उसको गिव अप कर देते हैं कि आदमी नहीं बच पाएगा। डॉक्टर्स भी इसको गिव अप कर देते हैं सर, या डॉक्टर्स तो गिव अप नहीं, कभी भी नहीं करते। डॉक्टर्स तो लास्ट मिनट तक होप लेके चलते हैं? होप और मेहनत करते हैं। डॉक्टर्स कभी गिव अप नहीं करते, बट पब्लिक में ये एक कंसेप्ट है। अच्छा, दूसरी बात है, सांप ने डस दिया तो पहले छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में पहले किसके पास जाएंगे? वो झाड़ फूक वाला जो आदमी है उसके पास जाते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं आते। जो बच सकता है, अगर डॉक्टर के पास तुरंत ले आए तो बच सकता है, बचने का चांस लेकिन ये क्या करते हैं, पहले उसके पास ले आते हैं, वो एक दो दिन अपना वो कुछ करता है, जब केस बिगड़ जाता है तब तब वो बोलता है कि अब इसको फटाफट ले जाओ हॉस्पिटल, तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये अवेयरनेस की बहुत जरूरत है कि अगर पॉइजनिंग, एक तो नंबर 1 की पॉइजन्स हम क्या करते हैं, पेप्सी के बोतल में हम फिनाइल स्टोर करते हैं, हाँ कोका कोला के बोतल में हम उसमें मतलब एसिड डाल के रखते हैं। हाँ, तो बहुत ये बहुत ही कॉमन चीज है, हर घर में होती है। कॉमन चीज है। तो हम वो बॉटल को यूज करते हैं, बच्चा समझता है कि पेप्सी है, पी जाता है। तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग बहुत कॉमन है। सुइसाइडल होमिसाइडल बहुत कम, रेयर है बट होता है, और सुइसाइडल भी है लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं है जितना मतलब एक्सीडेंटल है, जो हम नहीं जानते उसके बारे में। तो ये अवेयरनेस से हम उसको कम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, गिव अप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम से हॉस्पिटल आए तो इसका इलाज हो सकता है। सर एक सवाल था, आप एज एन एजुकेटर, आपके स्टूडेंट्स रहे हैं अब भी, कभी कोई ऐसा स्टूडेंट मिला है आपको जो मतलब इनिशियल असेसमेंट में ऐसे लगा हो कि ये तो गधा है, इससे ना हो पाई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कट आउट कर गया? स्टूडेंट्स, अगर मैं एमबीबीएस की बात करूंगा, एमबीबीएस में हम लोग बेसिक्स पढ़ाते हैं। हम ये नहीं हम ये हमारा ये उम्मीद नहीं होता कि अगर 100 बच्चों का बैच है उसमें से एक भी एमडी फॉरेंसिक करेगा, उसकी उम्मीद हम नहीं रखते। इतना लो नंबर है ये। हाँ, लोग कम आते हैं इसके अंदर, हमारा उम्मीद ये है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ कुछ बच्चे आ जाते हैं इसके अंदर। तो अभी रिसेंटली अभी एक लड़की है दिल्ली में, यूसीएमएस कॉलेज नाम सुना होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, शाहदरा में है। तो लड़की मेरे पास आई, पैर छुई, मैं पहचान तो लिया कि कोई स्टूडेंट है, लेकिन क्या है कि इतने बच्चों में ध्यान नहीं होता, याद नहीं होता कौन सा बैच है। तो बताइए सर, मैं मतलब मोनिका यादव। हाँ बच्चा, हाँ बेटे बताओ क्या हुआ? सर आपसे मतलब एक गुड न्यूज़ शेयर करने आया हूँ, मैं फॉरेंसिक में एमडी कर रहा हूँ। तो एक चीज़ जो है हम मतलब नहीं हम उम्मीद करते थे, वो भी लड़की, तो एक अच्छी बात है। तो फिर और वो उस जगह पर जहाँ पर लोग मुझे जानते हैं, तो वो लोग, उनको पता है कि ये फॉरेंसिक, मैं यही सोचूंगा कि मतलब वहाँ जा कर के उसका परफॉर्मेंस से वहाँ के लोग एम्स रायपुर को जज करेंगे, वो मुझे जज करेंगे ये क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो मेरे लिए एक एडवांटेज है। वो अगर आंसर्स अच्छे देगी, बोलेंगे एम्स रायपुर के बच्चे सही में जाते हैं। एक वो, बाकी एमडी में हम लोग पढ़ाते हैं, तो एमडी मतलब जो एमबीबीएस कर चुके हैं उसमें तो होता है, कई लोग थोड़े से, कोई जैसे कोई काम में मतलब अच्छा है, कोई पेपर लिखने में एक्सपर्ट है,
कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट है। तो सबको अपने अपने, हम सबको होलिस्टिकली देखते हैं। तो ऐसा कम ही लोग मिले जो मतलब हम कहें कि ये इससे नहीं हो पाता लेकिन कर गया करके, कम ही होता है। वैसे कम ही होता है ये। बहुत कम, क्योंकि मेडिसिन में एक बार आ जाने के बाद वो आदमी मतलब उसमें ढल जाता है उस पिक्चर में। सर जब आपके स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास, ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास आते हैं, आपको बताते हैं कि सर हम अब इस ब्रांच में आ गए, मैं ये तो जानता हूँ कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टूडेंट किस ब्रांच में गया है, लेकिन जब आप सोचते हैं कि हाँ ये इस ब्रांच में गया है, आपको कैसा लगता है सर? अच्छा लगता है। दुनिया में दो ही लोग हैं जो आपके प्रोग्रेस से खुश होते हैं, एक आपके पेरेंट्स, एक आपके टीचर्स। इनको आपके प्रोग्रेस से ईर्ष्या नहीं होती। ये तो है सर। बाकी हर आदमी इन दो को छोड़ के, भाई बहन को हो सकता है, दोस्त को हो सकता है, आपके नेबर को हो सकता है, लेकिन टीचर और पेरेंट इतना खुश होते हैं जैसे कि खुद ही वो चीज पा लिया हो। ये तो है सर। तो जब मेरे स्टूडेंट आके कहते हैं, अभी मेरा एक स्टूडेंट है जो पीजीआई में डीएम कर रहा है हेपेटोलॉजी में, हेपेटोलॉजी मतलब लिवर के डिसीज के बारे में, लिवर डिसीज का डीएम कर रहा है। अच्छा। हमारा फर्स्ट बैच का स्टूडेंट, एम्स रायपुर का फर्स्ट बैच का स्टूडेंट, ओके। एम्स दिल्ली में जाकर के एमडी किया, हाँ। और अब पीजीआई चंडीगढ़ में हेपेटोलॉजी में डीएम कर रहा है। ओके। तो उससे मिलके खुशी होती है जैसे मतलब मैं खुद ही वो पा लिया मैंने। इट ऑलवेज फील्स नाइस जब भी मतलब हमारे स्टूडेंट्स आकर के, मेरा ही स्टूडेंट जो चंडीगढ़ का स्टूडेंट था, हाँ। अब ये देखो, चंडीगढ़ में जिसको मैंने पढ़ाया, हाँ। वो अभी इसका गाइड है वहां पर, वो पीजीआई में इसका गाइड है। तो वहां का टीचर और स्टूडेंट दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। गजब लगता है सर, अगर कभी आप लोग तीनों एक साथ कहीं खड़े हो, 3 जनरेशंस एक साथ। तो एक अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छा आता है कि मतलब हमने जिसको पढ़ाया है वो आगे मतलब तरक्की कर रहा है। ऑलवेज। सर एक एजुकेटर के साथ आप एक रिसर्चर भी हैं, लेकिन सर हमारे देश का एक प्रॉब्लम है कि रिसर्च पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत कम है, और आप लोगों को तो बाय गवर्नमेंट ही फंड मिलता है। तो रिसर्च करते वक्त सर कभी फंड्स का इशू आता है आपको कि रिसर्च में फंड कम है वाली बात गलत है। गलत है? गलत है। मतलब ये आपकी फील्ड की बात कर रहे हैं या हम जनरल मेडिकल रिसर्च की बात करूंगा। हाँ। तो फंड पर्याप्त है, पर्याप्त। इनफैक्ट अनयूटिलाइज जाता है वापस, अनयूटिलाइज जाता है। आईसीएमआर, डीएसटी और प्रेजेंट्स है उसमें मतलब पूरा यूटिलाइज नहीं होता, कुछ मतलब वापस जाता होगा, क्योंकि लोग कम, एक्चुअली देयर इज ए बिग, एक बहुत बड़ा इश्यू है जो समझना जरूरी है। शायद सरकार समझती भी है इसको, ऐसा नहीं समझती इस बात को। हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्योर रिसर्च नहीं है। हम हॉस्पिटल चला रहे हैं जिसमें पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं, बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं। वो एक ही बंदा सारे काम कर रहा है। तो उसमें टाइम कम मिलता है, हम एडिक्वेटली हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। दूसरी बात है, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? दिल्ली में है। यहाँ से दिल्ली भेजना चीजों को, उनको कन्विंस करना, अगर आप वहां पर पर्सनली वहां पर खुद वहां पर हो, दिल्ली में हो आप, तो आपको इजी हो जाता है। दैट आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस जो दिल्ली में हैं, स्थित हैं, उनको फंडिंग ज्यादा मिलता है, तुरंत मिलता है, इंफॉर्मेशन जल्दी मिलती है उनको। हमें थोड़ा सा मतलब लेट भी होता है इंफॉर्मेशन मिलने में, और हम उनको कन्विंस करने के जा नहीं पाते वहां पर। तो हो सकता है कि हम अप्लाई किया और फंडिंग ना मिला हो हमें, वो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि फंड्स कम है, फंड की कोई कमी नहीं है, फंड की कभी कोई कमी नहीं है, और मतलब जितना चाहिए आपको उतना फंड मिल सकता है। और लोगों का क्या इसमें वो है, मतलब कि लोग इंटरेस्टेड है सर? यही बता, इंटरेस्ट तो है। अभी ऐसा है कि रिसर्च को प्रमोशन के साथ जोड़ा गया है कि आपके इतने पेपर हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप में प्रमोशन मिलेगा, फिर इतने पेपर हैं तो नेक्स्ट स्टेप, और ये एक सॉर्ट ऑफ फोर्सफुल हो गया, फोर्सफुल हो गया। तो क्वालिटी विल बी अफेक्टेड, क्वालिटी पर असर पड़ता है। ये तो है सर, क्योंकि मेरा फोकस रहेगा कि मेरे इतने पेपर बन जाएंगे तो मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा। तो मैं बस वो उतने पेपर बना के मैं चुप बैठूंगा, मैं क्यों आगे मैथ करूंगा? क्यों? सही बात है। उसके बाद का मैं मतलब अगर करता हूँ, मैथ करता हूँ, तो उस मेहनत से फिर मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए देखूंगा मैं। एक बार मैं प्रोफेसर बन गया,
फिर मैं बोलूंगा मुझे क्यों पेपर बनाना है, सही बात है। मैं क्यों रिसर्च करूं, क्योंकि मेरा तो कोई आगे मतलब स्कोप, मुझे कुछ करना नहीं है आगे, तो मैं शायद वहां पर रुक भी जाऊं वहां पर। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया में। तो गवर्नमेंट नीड्स टू सेपरेट टू थिंग्स, रिसर्च को और प्रैक्टिस को। अगर वो अलग करते हैं तो प्योर रिसर्च वाले रिसर्च करते रहेंगे, और इसको प्रमोशन से डीलिंक करना जरूरी है। आप उनसे जबरदस्ती मत कीजिए। आप रिसर्च क्या होता है, आपको मैं बताऊं रिसर्च क्या होता है। आप एक फोन खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, गूगल पे जाके हम देखते हैं कि कौन कौन से फोन मेरे बजट में है, उसमें फैसिलिटीज क्या है, जो बेस्ट बिल्कुल निकलता आप क्या चाहते हैं, आपके बजट क्या है, और किस फोन में ये सब चीजें मिलती हैं, और आपके आसपास के जो दुकान है उसमें कहाँ मिलती है। मुझे पता है कि आईफोन बेस्ट है, लेकिन मेरा बजट नहीं है, मैं उसको छोड़ के मैं दूसरा लेता हूँ मैं। ये क्या, ये रिसर्च नहीं है? आपने रिसर्च ही तो किया है, रिसर्च ही है, एक तरीके से रिसर्च है, ये रिसर्च ही है। आपने मतलब पता किया, एक सेम कंपनी, आपने सोनी टीवी खरीदने का डिसाइड कर लिया, फिर आप एक दुकान में जाओगे कितने का है, फिर सोनी का ही है लेकिन दूसरी जगह पे जाके फिर पूछोगे, हो सकता है वो कुछ ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है मुझे, आप फिर भी रिसर्च करोगे। ये रिसर्च तो हम कंटिन्यूअस लाइफ में कर ही रहे हैं, किसी को ये फोर्स करने की जरूरत नहीं। अभी ये आपका इंटरेस्ट का था, आपको घर में टीवी लेना है तो आपने रिसर्च कर लिया। आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर रिसर्चर इंटरेस्टेड है तो उसको रिसर्च करने देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर एक बंदा जबरदस्ती आपको बोलेंगे, अभी आपको मैं बोलूंगा आप जबरदस्ती चाह करके आप टीवी या फोन का रिसर्च करके आओ, तो आप क्या करोगे, गूगल पे आप चेक करके जो आया उसको आप दे दोगे उसको। आपका दिमाग ज्यादा लगाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि उसको आपसे, उसको आपका इंटरेस्ट क्या है उसके अंदर, कोई इंटरेस्ट नहीं, आप तो आप खरीद नहीं रहे हो। तो ये चीज है कि अगर वो प्रमोशंस एंड पर्क से अगर डीलिंग किया जाए तो रिसर्च विल डेफिनेटली बी बेटर। काफी लंबा, हम लोग एक्चुअली सोचे ही नहीं थे कि इतना हम लोग को, मतलब हम लोग समझ पाएंगे या इतना लंबा हम लोग ये चाहेगा। हम लोग आधे घंटे का सोच के बैठे। सर यू कैन आस्क केसेस आल्सो, मतलब बहुत सारे केसेस भी हम लेकिन सर उससे पहले एक सवाल था जो मेरे दिमाग में, आपने अभी बोला कि फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, ये आपका पॉइंट मेरे को समझ में आ गई, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। लेकिन सर जो रिसर्चर्स रिसर्च करना चाह रहे हैं, जो मन से करना चाह रहे हैं, वो कितने हैं सर, इन ऑल ऑनेस्टी आपके हिसाब से? अगर इंसेंटिव है तो आदमी आएगा। अगर मुझे उसमें, अगर अभी जो करंट एटमॉस्फेयर में रिसर्च तो थोप दिया गया है, तो मैं वो भी काम करूं और ये भी काम करूं, और मुझे एक्स्ट्रा कोई एडवांटेज नहीं है, तो मैं क्यों करूंगा करके मैं नहीं आता। अगर आप ये कहो कि ये रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन है, आपका परिवार का सारा जो है हम उसका ध्यान रखेंगे, तो आदमी बिल्कुल डूब जाएगा उसके अंदर, उसी रिसर्च में। उसको घर का, क्योंकि रिसर्च ऐसा चीज है जिसमें आपको 24 घंटे कम पड़ेंगे दिन के, आपको अपना हार्ट एंड सोल पोर करना है। आप चाहोगे कि दिन का 24 नहीं 28, मतलब वो 28 हो या 48 घंटे हो, तो रिसर्च में आपको बस डूब जाओगे तो रिसर्च होगा। ये तो है। तो उस चीज के लिए आपको बाकी सब टेंशन से आपको दूर होना है, मुक्त होना है उसमें। वो सब फैसिलिटीज कौन दे रहा है? अभी तक तो कोई नहीं दे रहा, मुश्किल है ना, बहुत कम जगह मिल रहा है। अब पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गांव में, डॉक्टर से आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, रिसर्च का एक्सपेक्ट करते हो? नहीं कर सकते हो आप। वो बेचारा क्या करेगा, क्या क्या करेगा, रिसर्च नहीं कर पाएगा वो। तो रिसर्च ऐसा चीज है जो मतलब हमें लोग आएंगे लेकिन वो फैसिलिटी मिलेगा तो। सर फॉरेंसिक साइंस हमारे देश में, इसकी कुछ हिस्ट्री हमको बता सकते हो, फॉरेंसिक साइंस की हिस्ट्री हमारे कंट्री में? फॉरेंसिक मेडिसिन की बताऊंगा, फॉरेंसिक साइंस भी है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि फिंगरप्रिंट्स जो सबसे पहले यूज हुए हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन, हम कहते हैं कि ये फिंगरप्रिंट मेरा यूनिक है, ये फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी के साथ मैच नहीं करेगा। ये फर्स्ट यूज इंडिया में हुआ है, थंब इम्प्रेशंस चेक कर, थंब इम्प्रेशन से। ब्रिटिश के जमाने में जब वो सैलरी पे करते थे तो वो थंब इम्प्रिंट यूज करते थे, ताकि हमने इसको पे कर दिया। वो गोरे लोग थे, हमको पहचानते नहीं थे, तो
एक ही आदमी 2 बार चला जाए, 3 बार चला जाए, वो पेमेंट उनको लग रहा था कि शायद आदमी 3-4 बार आ रहा है, तो बोले हम प्रिंट लगाएंगे। अच्छा, हम प्रिंट लगा करके हम उसको चेक करेंगे ओके। कि वही आदमी 2 बार तो नहीं आ गया। थंबप्रिंट चेक करना सर कितना आसान, मतलब कितना मुश्किल हो सकता है, कितना आसान हो सकता है? जिसको ज्ञान है उसका, जिसको जानकारी है, उसको ये आसान है। मगर फिर भी अगर एक दो थंबप्रिंट अगर हम सिस्टम से चेक नहीं कर रहे हैं, विद आईज चेक कर रहे हैं, मेजर चीजें हम बता सकते हैं। जैसे मेजर पैटर्न की बात करेंगे तो आर्च है, लूप है या वर्ल है, ये तो हम बता ही सकते हैं। ये तो हम बता ही सकते हैं। अगर 2 थंब इम्प्रिंट है, एक और ये, और बताया गया कि दोनों एक ही आदमी ने एक ही उंगली से किया है, तो आप बता सकते हो कि नहीं, ये तो एक में वर्ल दिख रहा है, एक में आर्च दिख रहा है, हाँ, 2 अलग आदमी हो गए। तो अलग आदमी हो गए। लेकिन अगर आपको बारीकी से देखना है तो फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उसमें अंदर उसके डिविजन्स। ठीक है, अभी इसको तुरंत तुरंत कंक्लूड करते हैं ना, ऑलमोस्ट इट। ठीक है, एक्चुअली क्या है, हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। फिर कभी आ जाओ, उसमें क्या हो गया, कोई बात नहीं है। हम लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि हम इतनी देर बात करेंगे, और हम लोग ये भी नहीं सोचे थे कि आप आएंगे। नहीं, मेरा यस करने का रीजन यही है कि पब्लिक अवेयरनेस, लाइक यू हैव राइटली सेड, पब्लिक शुड बी अवेयर। पब्लिक को क्या है कि पोस्टमार्टम से उनको गिन है, वो बोलते हैं नहीं कराना है। हाँ, और बहुत ही कम लोग हैं जो कहते हैं हमें पोस्टमार्टम कराना है। ठीक है, पोस्टमार्टम कराना है करके कम ही लोग बोलते हैं। तो ये उनके दिमाग में एक अवेयरनेस आना चाहिए कि इससे बहुत सारी चीजें खुलेगी, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो उसमें फायदा हमारा ही है। सही बात। ये जब लोग अवेयर होंगे तो वो खुद ही सामने से आकर के बोलेंगे कराओ। तो मेरा ये इसलिए हाँ करने का रीजन ये था कि इसके जरिए अगर लोगों में अवेयरनेस बढ़ जाती है तो फायदा हम सबका हो जाएगा। सर बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे आए, सच में सीखने के लिए और समझने के लिए बहुत कुछ मिला। उम्मीद करता हूँ आप फिर आएंगे। जरूर आएंगे। बहुत मजा आया। मजा जो है हम आपको बार बार देना चाहते हैं। फिर काम करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे लोग हमारा तो कम ही सुनते हैं, थोड़े बार आप भी बोल देते तो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखने से ज्ञान बढ़ता है इसमें, और आप इनके वीडियो सुनेंगे उसमें आपका ज्ञान में कुछ वर्धन ही होगा, बढ़ेगा ही, कम कुछ नहीं होगा। तो सब्सक्राइब करने से आप याद से बार बार नहीं देख पाओगे, सब्सक्राइब करने से आपको अपने आप नोटिफिकेशन आएगा कि इसमें एक नया वीडियो खुला है। तो प्लीज जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको नोटिफिकेशन जो भी आते रहेंगे आप देखते रहिए। और अगर आपको सर से कोई भी सवाल पूछना है, आप उसको कमेंट में पिन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब सर नेक्स्ट टाइम आएंगे विल मेक श्योर कि हम उन सभी सवालों का जवाब सर से दें। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्ते।